हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हालत काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर न्यू सेशन ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। यानी आज से हम लोग इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, है ना, या इस चैप्टर को, आप चैप्टर बोलो, टॉपिक बोलो, सब्जेक्ट बोलो, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल योर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हम लोग का चैप्टर है या टॉपिक है, ये काफ़ी बेसिक है। आपको केवल वन टाइम लेक्चर को देखना है। एक टाइम अगर आपने लेक्चर को देख लिया तो सारे चीज़ों का आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और एक बारी लेक्चर देखने के बाद आपको जब रिवाइज करना है तो केवल आपका जो PDF है जो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप लोग अगर एक बारी देखोगे ना, मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको लेक्चर देखना और उसके बाद आप PDF से एक बार रिवाइज करोगे तो आपका पूरा काम बन जाएगा। सारे जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर आपके टॉपिक या सब्जेक्ट से आप आराम से लगा लोगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को समझना आखिर क्या होता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें आज हम लोग इसको चैप्टर वाइज में आप लोग को तोड़ के इसमें बताऊंगा। जैसे आज हम लोग बात करेंगे सभी तरह का प्रिंसिपल के बारे में। कई सारा प्रिंसिपल सुने होंगे, है ना। यूनिट प्रिंसिपल क्या होता है, यूनिट लोड प्रिंसिपल क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग में, है ना। उससे कई जगहों पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका प्रिंसिपल जानना, मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल जानना। तो चैप्टर 1 में हम लोग सारे प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल बोले तो कि भाई इसका सिद्धांत क्या है, इसका कोर आइडिया क्या है, ये चाहता क्या है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग का आखिर प्रिंसिपल क्या है, जिसमें अलग अलग तरह का प्रिंसिपल आ जाता है। जैसे कि प्लानिंग प्रिंसिपल, यानी कि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग, भाई मटेरियल हैंडल मतलब क्या, बड़ा बड़ा फैक्ट्री अगर रहता है तो वहाँ पे आप देखोगे कोई ऐसा तो नहीं होता कि 2 kg 4 kg आपका लोहा पड़ा रहेगा, स्टील पड़ा हुआ रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे रहेगा, है ना। हजारों टन में आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग तरह का मटेरियल पड़ा हुआ रहता है। तो उन सबको हम लोग प्लानिंग के थ्रू ही रखा जाता है कि भाई जहाँ पे जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्शन हो रहा, उस तरह का वहाँ पे सामने रखना। किसी मान लो कोई चीज़ बनाया जा रहा है जो लोहा का बनाया जा रहा है, तो उसके आसपास हम लोग कोई स्टोर बनाएंगे जहाँ पे लोहा को रखेंगे। कहीं पे मान लो स्टील का कोई प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन वहाँ उस स्टोर ना बन के कोई दूसरा स्टोर में बन रहा है, क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत बड़ा रहता है। तो जहाँ पे बन रहा है वो प्रोडक्ट उसके आसपास रखेंगे। फिर उसका प्रिंसिपल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वही बात करेंगे जिसमें देखो, जैसे मैंने कहा कि मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल, तो कितना तरह का प्रिंसिपल आ जाता है। जैसे एक तो हो गया प्लानिंग का प्रिंसिपल, प्लानिंग कैसे करते हैं मटेरियल को रखने के लिए, है ना, हैंडलिंग करने के लिए। तो एक समझेंगे प्लानिंग का प्रिंसिपल। देन आगे चलकर बात करेंगे हम लोग कि आखिर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है। स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, अब ये क्या, यानी कि मटेरियल को हैंडल करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो होता है ना, एक स्टैंडर्ड मानक होता है जिसको हम लोग लेके चलते हैं, उसी के आधार पर हम लोग सारा प्रिंसिपल को बनाते हैं, है ना। जैसे आप नया फैक्ट्री खोलोगे तो आप ऐसा तो नहीं होगा अपना खुद प्रिंसिपल बनाओगे। आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस बुक से कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो चले आ जा रहा है, अलग अलग थ्योरीज को देखोगे और उसके बेसिस पे आप अपना जो है इंडस्ट्री को सेटअप करोगे। तो हो गया स्टैंडर्डाइज, आपका हो गया प्रिंसिपल। देन बात करेंगे वर्क प्रिंसिपल। यहाँ पे जो हम लोग को काम करवाना है ना, हैंडलिंग करने के लिए, उसके लिए कौन सा वर्क प्रिंसिपल के लिए कौन सा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा। एर्गोनॉमिक्स में हम लोग ये देखेंगे सब चीज़ सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। वर्क जो करे लोग वो उनके आपका उसके आधार पे किया जाए, ताकि वर्क जो भी काम करेगा, लेबर लगाओगे, इंजीनियर लगाओगे, उन लोग को भी एक कंफर्टेबल जोन में काम करवाया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यूनिट लोड यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया, कई सारे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट लोड प्रिंसिपल क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये हम लोग समझेंगे। फिर स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। आपके पास बहुत जगह रहेगा, ऐसा नहीं जहाँ तहाँ आप फेंक कर दोगे, है ना। आपके पास एक लिमिटेड जगह ही देखता है फैक्ट्री, है ना, वहाँ पे आपको सब कुछ करना है। तो हम लोग कैसे स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें आपका ही सारा रेक बना रहता है, वर्टिकल रेक, उसमें क्या था, बहुत सारा सामान आ जाएगा और आपका जगह भी कम लेगा, ये समझेंगे। फिर सिस्टम प्रिंसिपल, आखिर सिस्टम किस तरह का सिस्टम का यूज़ करते हैं, ये हम लोग प्रोडक्शन का बात आ जाती है। इसमें जिस्ट जैसे आता है, जस्ट इन आपका टाइम प्रिंसिपल, इस तरह आ जाता है आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आ जाता है आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये अलग अलग तरह का, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सारे प्रिंसिपल क्या क्या कहता है और ये किस तरह का प्रिंसिपल या फिर एक तरह का एर्गोनॉमिक्स बोलो या फिर अलग अलग सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये सभी मैनेजमेंट करता, मटेरियल को हैंडल करता रखा जाता है, राइट। फिर आगे अगर बात करता हूँ ऑटोमेशन क्या मतलब है कि भाई आप मटेरियल को हैंडल करने के लिए क्या केवल
इंसान का ही काम करवाओगे या फिर रोबोटिक्स का यूज़ करोगे, है ना। आप देखोगे ना कार मैन्युफैक्चर होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में आप देखोगे तो क्रेन का यूज़ किया जाता है या फिर आप रोबोट्स का भी यूज़ करा जाता है। मेटेरियल के मतलब ह्यूमन के साथ साथ, यानी इंसानों के साथ साथ हम लोग रोबोट्स का भी, मशीन का भी यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेशन में मेनली हम लोग बात करेंगे कि ऑटोमेशन मीन्स रोबोट्स वगैरह का यूज़ करना। ऑटोमेशन आया ऑटोमेशन से, जो ऑटोमेटिक काम करे। तो ऑटोमेटिक कौन काम करता है कि आपने कोई मशीन को लगा दिया, कन्वेयर बेल्ट है, आपने एक जगह पे मान लो कन्वेयर बेल्ट रहता है इस तरह से, आपने यहाँ सामान को रखा, ये कन्वेयर बेल्ट चलते हुए रहेगा, यहाँ तक आपका पहुँच जाएगा, यहाँ जाके गिर जाएगा, जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इंसान को लगाओगे तो पहले यहाँ से क्या करेगा, सामान को उठाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, तो टाइम लगेगा इसमें, है ना, पैसा भी आपको लगेगा। और एक बार मशीन को आपने इनिशियल खरीद लिया, फिर आपका काम चल जाएगा। तो उसी तरह से ऑटोमेशन प्रिंसिपल का कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसका कोर आइडिया रहता है, और इसका हम लोग कुछ डिटेल भी समझेंगे। आगे फिर बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर फैक्ट्री खोल दोगे तो आप कुछ भी करोगे, जैसे आप भाई वहाँ पे क्या केमिकल फैक्ट्री है या फिर स्टीम फैक्ट्री है या इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है या फिर सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री है या फिर ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री है या फिर कई तरह का चीज़ है, न्यूक्लियर फैक्ट्री है। तो उसके लिए कुछ बहुत सारा मानक होता है कि ऐसा नहीं कि आप आसपास में जितने भी जनमानस रहते हैं उनका लाइफ को आप डेंजर में डाल दो कि वहाँ पे रहना, खाना पीना, कुपोषण का शिकार हो जाए, लोग जो है उनका हेल्थ ख़राब हो जाए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग को सारे मटेरियल को हैंडल करना। और चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग का, तो मटेरियल हैंडलिंग में अगर बोलेंगे कि सर एनवायरनमेंट का क्या लेना देना है, तो यहाँ भी हम लोग को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है कि मतलब मटेरियल हैंडलिंग मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इतना तरह का प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्ट प्रिंसिपल, मतलब आपको कॉस्ट वगैरह का भी आइडिया दिला है, उसके लिए कौन कौन सा प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, आप मटेरियल हैंडलिंग अगर कर रहे हो तो फ्लेक्सिबल कहाँ होगा, रिजिड एक होता है कि बहुत भारी भरकम काम, जैसे आप देखो ना आज के टाइम पे आप देखो कन्वेयर बेल्ट वगैरह रहता है, इस तरह से कई सारा अलग अलग तरह का आ गया, चेन बेल्ट आ गया है ना। तो इन सब के बारे में समझेंगे। फिर सेफ्टी प्रिंसिपल, मटेरियल हैंडलिंग के टाइम पे आप देखना ये भी है कि पता चला कि वर्कर को एक बार हर दिन कोई ना कोई चोटिल हो जा रहा है, ऐसे तो आपका पूरा फैक्ट्री में सारे काम करने वाले एक टाइम पे क्या हो गए, चोटिल हो जाएगा। तो आपको अच्छा से काम भी करवाना, क्योंकि हेवी वर्क है, बहुत सारा लोड उठाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या जाता है। फिर मेंटेनेंस और सिंप्लीफिकेशन, आप मेंटेनेंस सब कुछ कैसे करते हो, है ना, सिंप्लीफाई कैसे करते हो काम को, तो ये सब कुछ हम लोग समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए कई सारा हम लोग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। इक्विपमेंट जैसे देखो हैंड ट्रक का बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगा। हैंड ट्रक का बात करेंगे, हैंड ट्रक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सभी हम लोग बात करेंगे। उसका बेनिफिट क्या किया जाता है वो सब बात करेंगे। टाइप्स कितना रहता है वो सब बात करेंगे। किसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है वो बात करेंगे। इस तरह से कई सारा चीज़ें हैं, हम लोग आगे चलकर समझते हुए चलेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना, इसमें कई सारा का चीज़, अलग अलग तरह का जितने भी तरह का आपका मतलब कि मटेरियल को आप बोल सकते हो कि मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए, मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सिंपल कि भाई कैसे हम लोग उसको लिफ्ट करते हैं, ले जाते हैं, वो सब के लिए मतलब कि आप क्या करते हो, इक्विपमेंट किस किस तरह का इक्विपमेंट, औजार का यूज़ करते हो उठाने के लिए, ले जाने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए, ये सब बात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का है, समझ गए। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या समझेंगे, आई होप कि आपको आइडिया एक लग गया होगा। तो चलिए देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, है ना, और समझते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है। चलिए सो देखो, और आपको आराम से समझना, चीज़ें बहुत इजी रहेगा, आपको बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, है ना। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो क्या होता है कि जो मेरा मटेरियल हैंडलिंग होता है इसमें इन्वॉल्व होता है मेरा मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड डिस्पोजल। मतलब मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या आता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मटेरियल हैंडलिंग में हम लोग मूवमेंट करते हैं, आपके प्रोडक्ट वगैरह का क्या क्या करते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, है ना, मूवमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, सामान को रखा भी जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है मटेरियल्स को, है ना, कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल करते हैं एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब कब करते हैं, मूवमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये जितने भी चीज़ करते हैं, मूवमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द प्रोडक्शन थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, उसका स्टोरेज करना, किस किस का कंट्रोल का कैसे कैसे करना है, मूवमेंट कहाँ पे किसको क्या ले जाना ले आना है, प्रोडक्शन करते हैं, ये सब करते हैं। वेयर हाउस वगैरह में एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजप्शन खपत करने में, कोई चीज़ को मान लो आप लाए हो 4 टन, अब हर आपका दिन में 1 टन का प्रोडक्ट बनता है, तो वो आप उसका कंजप्शन के बेसिस पर आप उसका कंट्रोल करते हो, स्टोरेज करते हो, प्रोडक्शन करते हो, मूवमेंट करते हो, और डिस्पोजल भी, जब सब कुछ हो जाए तो जो कचरा रहता है उसका डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ आ जाता है मेटेरियल हैंडलिंग में, यानी A to Z, उसको मूवमेंट कराने से लेकर स्टोरेज करने से लेकर उसको कंट्रोल करने से लेकर, है ना, कंट्रोल वगैरह में यानी बात आ जाता है कि कहाँ पे रखेंगे, कौन सा वेयर हाउस रखेगा, उसको लुब्रिकेट करना, उसका जो भी बिजली बिल वगैरह देखना, कहाँ पे रखना, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो ये सब कुछ आता है कंट्रोल करना में, है ना, और कैसा खपत हो रहा है और कितना लग रहा है, ये सब में आ जाता है ना। चलिए फिर कहा गया कि प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी इन दी ऑपरेशन। अब आ जाता कि हम लोग अच्छी तरह से अगर हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करेंगे या करते हैं तो क्यों करते हैं, आखिर इसका गोल क्या, चाहते हैं क्या हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करके। अगर आप अच्छी तरह से किसी चीज़ को हैंडल करोगे, होता ना कोई काम को नहीं बोला मैं हैंडल कर लूँगा। आप देखो नहीं कोई चीज़, किसी का अगर कोई चीज़ मान लो आप कहीं जाते हो और कोई चीज़ बिगड़ जाता है काम, तो जब आप बच्चे रहते हो, आप बचपन थे तो आपके माता पिता आते हैं और क्या बोलते हैं, बाबू तुम जाओ घर में हैंडल कर लूँगा इस सिचुएशन को, होता नहीं। आप बड़े हो गए आज के टाइम पर, आपका कोई छोटा भाई रहता है, कुछ अगर गड़बड़ कर लेता है कोई चीज़ को, देखो भैया मैंने ये गड़बड़ कर लिया, देखो ये चीज़ हो गया, टीवी खराब हो गया, ये खराब हो गया, मैंने गिरा दिया, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगी, तो क्या बोलता आप सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूँगा। तो क्यों हैंडल किए, हैंडल इसलिए कि ताकि ढंग से सब चीज़ हो जाए, कोई गड़बड़ी ना, सिंपल सा बात है। तो मटेरियल को हम लोग हैंडल क्यों करते हैं इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली बात है, हम चाहते हैं कि भाई इफिशिएंसी इंप्रूव हो, है ना, सेफ्टी वगैरह का रहे, प्रोडक्टिविटी में भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सब अच्छी तरह से हो, राइट। फिर कहा गया बिलो आर द डिटेल प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कुछ हम लोग प्रिंसिपल आपका देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग का। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में। कोर आइडिया क्या, प्लानिंग मीन्स क्या था, कोई चीज़ को प्लान करना, पहले जो भी हम लोग आगे चलकर करने वाले हैं उसको पहले ही डिसाइड कर लेना। एक होता ना, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपने उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए हर चीज़ प्लान किए होंगे कि इतना टाइम मुझे मिलेगा, इस टाइम में मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इसके लिए यहाँ से मटेरियल मिलूंगा, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा। जो पूरी तरह से जो ढंग से प्लानिंग करता है उसी का सिलेक्शन हो पाता। नहीं तो क्या हो जाता, वही बात है, एग्जाम के टाइम जब आ जाता तो हड़बड़ाते और हड़बड़ा के मुझे गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अगर प्लानिंग सब चीज़ का रहता है तो अगर एग्जाम जल्दी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसको मैनेज कर पाते हो, क्योंकि आपके पास एक प्लान है कि अगर आप अलग तरह का सिचुएशन लेते हो ना, कि अगर एग्जाम मुझे 6 मंथ मिले तो ऐसा मैं पढ़ूंगा, अगर 3 मंथ मिले तो ऐसा मैं पढ़ूंगा, अगर 1 मंथ मिले तो मैं ऐसा पढ़ूंगा। तो आपके पास हर एक चीज़ का टेक्निक पहले होना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम का, रिसोर्सेज का, और उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो वही बात कराएगा कि मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, कोर आइडिया क्या है इसका, मेन कोर आइडिया क्या है। तो कोर आइडिया इसमें कहा गया है कि प्रॉपर प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ इफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग, ताकि हम लोग सही तरह से मटेरियल को हैंडल कर पाए। ये इंश्योर करता है, पक्का करता है कि दैट द राइट मटेरियल आर इज द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। ये पक्का करता है प्लानिंग में कि भाई जो मेरा मटेरियल है वो सही जगह पे है और सही समय पे है और राइट क्वांटिटी में, जितना चाहिए उतना है। सपोज करो आप क्या किए हैं कि आपका ये बड़ा सा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा, 4 किलोमीटर में, आपने यहाँ पे वेयर हाउस बनाया, ये वेयर हाउस नंबर 1 है, ये वेयर हाउस नंबर आपका दूसरा है, ये वेयर हाउस नंबर आपका तीसरा है। बहुत बड़ा फैक्ट्री मान लो है, 10 किलोमीटर में फैला हुआ, मान लो ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ आपका है, बहुत बड़ा बड़ा। जैसे बोकारो स्टील सिटी आप लोग को पता होगा, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। जमशेदपुर, है ना, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। इस तरह से कई सारे आप देखो, राउरकेला आप सुने होंगे, बहुत बड़ा आपका प्लांट है। तो ये बहुत बड़ा किलोमीटर में फैला रहता है। तो अलग अलग वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में आपका बहुत सारा स्टोरेज भी, कई सारा स्टोरेज भी आपका सामान होगा, स्टोरेज वेयर हाउस भी होगा जहाँ स्टोरेज आप रखोगे, है ना। सब मान लो वेयर हाउस ही है। और मान लो यहीं पर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पे वर्कशॉप है। क्या है मेरा, वर्कशॉप है। वर्कशॉप क्या है, जहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चर होता है। और आपने यहाँ जो वर्कशॉप है ना, इस जगह पे मान लो सपोज करो बनता है स्टील का कोई प्रोडक्ट बनता है ना, और स्किल जो भी प्रोडक्ट चाहिए ना उसके लिए रॉ मटेरियल आपने रखा है इस जगह पे, एकदम किनारे में लगा है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाना, आप चूँकि बहुत बड़ा फैक्ट्री है 10 किलोमीटर का, तो इतना 10 किलोमीटर समझ लो, ले जाने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, इसके लिए कोई आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ी वगैरह का यूज़ करोगे, उसमें फिर आदमी रहेगा, ड्राइवर रहेगा, उसको चढ़ाने के लिए, निकालने के लिए, है ना। इस सब में आप समझ रहे हो, लिफ्ट, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब पे कितना खर्च होगा।
टाइम का तो बर्बादी होगा ही, इस जगह पे आपका जो भी मशीन वगैरह है वर्कशॉप में है, जो कारीगर है वो भी आपका बैठे रहेंगे कि जब तक आएगा नहीं। अगर यही वेयर हाउस को आप बगल में रखते तो बहुत ईजी हो जाता। तो यानी कि राइट टाइम पे, है ना, राइट प्लेस पे और राइट क्वांटिटी पे भी होना बहुत जरूरी है। ये पता चला कि जितना एक डेली आपका खपत है स्टील, आपने 1 महीने का पहले मंगा रखा है, लेकिन इतना कम मंगा रखा है कि आपका 15 दिन में ही खत्म हो गया, तो राइट क्वांटिटी में नहीं है, फिर 15 दिन के बाद खत्म हो गया। अब आप रीऑर्डर करोगे, अब वो सारा माल आपका कच्चा माल आएगा, तब तो आप काम का स्टार्ट होगा, तो आपका ठप पड़ गया उतना दिन, है ना, समझ गए। तो फिर आप अब भाई सैलरी तो लेगा ही, आप जो बड़ा फैक्ट्री लिए उसका जो बिजली जा रहा है ये सब तो कॉस्ट जा रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो आपका घाटा हो जाएगा। इस वजह से प्रिंसिपल हम लोग प्लान करके चलते हैं मटेरियल हैंडलिंग का, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन वही कहा गया कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, एनालाइज करता है मटेरियल का फ्लो को, मतलब कि पर दिन में कितना खर्च हो रहा है मेरा, है ना, कितना नीड है, डिजाइनिंग सिस्टम वगैरह इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, है ना। इट शुड इंक्लूड शॉर्ट टाइम गोल्स, कि शॉर्ट टाइम गोल क्या है, लॉन्ग टाइम गोल क्या है, यानी कि भाई डेली बेसिस पे मेरा कितना खपत हो रहा है ये देखते हैं, मंथली बेसिस पे कितना मेरा खपत हो रहा है, या साल में कितना खपत हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग लेके चलते हैं कि भाई कितना डिमांड हम लोग को करना, पर मंथ कितना डिमांड मेरा जरूरत पड़ेगा, साल भर का कितना डिमांड रहता है, जहाँ से हम मंगवाते हैं वो मैं पहले से बोल के रखूँगा कि भाई मुझे पर मंथ इतना चाहिए 1 साल तक, यानी हाँ मुझे चाहिए, प्रोडक्शन मुझे करना है ना, इस तरह का चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर प्लानिंग प्रिंसिपल। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्टेक होल्डर सच एज इंजीनियर, ऑपरेशन मैनेजर, लॉजिस्टिक स्टाफ शुड कोलेबरेट, क्योंकि सब कुछ अगर रहेगा तो सब पता रहेगा। देखो इंजीनियर मान लो वर्कशॉप में तो हर दिन जाएगा, वो जाकर पता करेगा कि सब कुछ बन गया, हाँ बन के रेडी हो गया, कितना सामान बचा हुआ है, रॉ मटेरियल तो इतना बचा हुआ है, वो ऑपरेशन मैनेजर से पूछेगा, है ना, इंजीनियर ऑपरेशन मैनेजर इस चीज़ को बताएगा, फिर इसके बाद लॉजिस्टिक स्टाफ को पूछेगा तो ये सब बताएगा, सर इतना, वो पूछेगा कि अच्छा आज कितना बना, इतना बना, कल कितना बनना, सर कल का डिमांड ज़्यादा है, कल हम लोग को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना चाहिए, वो बताएगा ऑपरेशनल मैनेजर को, ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो इंजीनियर को बताएगा, इंजीनियर फिर वो डिमांड को उतना भरपाई करके पहले से रखेगा। अगर आप इस चीज़ का प्लानिंग करते हो तब अच्छा होगा, तो पता चला कल चलकर आपको ज़्यादा चाहिए होगा और आपने मंगाया नहीं, और किसी से आपका अगर इन सब में के बीच के कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, कोलैबोरेट मतलब होता है कि एक तरह का सहयोग करना, आपस में सब सहयोग बातें करते हुए चलना, वो कुछ बोला ही नहीं, कल चलकर अचानक डिमांड बढ़ गया और आपका घट गया माल, है ना, रॉ मटेरियल घट गया तो आपका काम रुक गया, ठप पड़ गया, तो ये चीज़ है, समझ गए मेरी बात की नहीं। चलिए फिर आगे कहा गया टूल्स लाइक, देखो टूल्स लाइक जैसे फ्लो चार्ट हो गया, है ना, फ्लो चार्ट मतलब होता है कि भाई वन के बाद कैसे कैसे काम करते हुए चलेगा, उसके बारे में बात करा गया है। ये फिर मैं बात करता हूँ सिमुलेशन का। भाई ये सिमुलेशन क्या आता है, सिमुलेशन मतलब होता है कि कैसे कोई काम मेरा चलता है ना, यानी ये बात करता है कि हाउ अ प्रोसेस, ये इसका मतलब होता है कि हाउ अ प्रोसेस वर्क्स, ठीक है, वर्क्स, कोई भी प्रोसेस कैसे काम करता है उसका मतलब बोला कि ये ढंग से मेरा काम हो जाए, क्लियर माई पॉइंट और नॉट, है ना। एंड फैसिलिटी लेवल डिजाइन हेल्प आइडेंटिफाई बोटलनेक एंड ऑप्टिमाइज हैंडलिंग प्रोसेस। बोटलनेक तो यू नो दैट कि बोटलनेक क्या होता है, बोटलनेक का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसा ना हो कि मेरा मशीन जो है वो काम ना करे या आदमी काम ना करे। बोटलनेक का मतलब जब कोई सही ढंग से इनएफिशिएंट है, अभी इनएफिशिएंट मतलब इफिशिएंसी उसका नहीं, क्षमता नहीं, दक्षता नहीं है। अब हो सकता है आपका मशीन ख़राब है इसलिए उसका इनएफिशिएंट है, वो हर बार दिन भर में आपका 2 घंटा 4 घंटा गर्म की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, इतना ओवर हीटिंग हो जा रहा है, तो अब मशीन को चेंज करना पड़ेगा। या क्या पता जो एक आदमी है हर सप्ताह 2 दिन आपका नहीं आता है, तो बोटलनेक यानी आपको इनएफिशिएंसी देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्शन में कमी क्यों आ रहा है, तो बोटलनेक का पता करना पड़ेगा कि क्या मेरा मशीन की वजह से आपका नहीं काम हो रहा है या कोई इंसान नहीं काम कर पा रहा है, या इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि लाइट प्रॉपर आपका है नहीं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से जैसे अंधेरा होता है रात में तो कुछ मशीनें वहाँ पे काम करना दिक्कत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अंधेरे का दिक्कत है, लाइटिंग का दिक्कत है ना, या फिर वहाँ पे सेफ्टी का प्रॉब्लम है, आदमी काम करने से डर रहा है ना, थोड़ा सा भी सेफ्टी का दिक्कत आता है, यानी आपको सब देखना पड़ेगा कि बोटलनेक मतलब कहाँ पे मेरा इनएफिशिएंट हो रहा है, क्षमता में कमी हो रहा है, प्रोडक्शन सही ढंग से हो नहीं रहा, इन सब को आपको ऑप्टिमाइज करना, इन सबको हैंडल करना ही इस प्रिंसिपल का दायित्व होता, काम होता है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है सर स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल, जैसे नाम से बोल रहा है स्टैंडर्ड को फॉलो करना, यानी यूनिफॉर्मली इन इक्विपमेंट टूल्स प्रोसेस रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। भाई जो भी इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, औजार का यूज़ करेंगे, टूल्स का यूज़ करेंगे, प्रोसेस का यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल आपका एकदम एक जैसा होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, समझ गए। होता है ना कोई चीज़ एक तरीका होता है, जैसे मान लो ब्रिज बनाया जाता है, बड़ा बड़ा ब्रिज, तो ब्रिज अगर मान लो बड़ा बड़ा ब्रिज बनाया जाता है, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मुझे सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है,
अब ब्रिज बनाया जाता है और इंडिया के हर कोने में ब्रिज बन रहा है। आज के टाइम पे देखो इतना सारा अलग अलग 4 लेन 6 लेन रोड वगैरह बन रहा है। अब उसमें कंक्रीट कितना यूज़ करेंगे, सीमेंट कितना देंगे, बालू कितना देंगे, है ना। उसमें रोड वगैरह तो चलो रोड नहीं बनता है, लेकिन ब्रिज वगैरह रोड चलता है। इन सब का एक रेशियो होता है ना। होता है ना, जैसे आप घर बनाते हो, कोई अगर मान लो किसान बना रहा है घर अपना, तो बेचारा वो एक मिनिमम बालू देगा, सीमेंट देगा, है ना, और बनाएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा 20 मंजिला बन रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि भाई सीमेंट और बालू का रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा, अच्छा देना पड़ेगा, ताकि टिकाऊ हो। तो जब गवर्नमेंट एक असाइन करती है, तो दुनिया में मतलब इंडिया के कोई भी अगर एनएच बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो एक ही रेशियो लेके चला जाता है कि भाई तुमको इतना मटेरियल, इस मटेरियल और इस क्वालिटी का मटेरियल ही लेके आपको रोड को बनाना। बाकी धांधलेबाजी होता है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट जो असाइन करती है वो एक ही करती है। तो वही कहा गया, जब आपका हैंडलिंग वगैरह करो तो आप जो है यूनिफॉर्म एक जैसा इक्विपमेंट का यूज़ करना, एक जैसा टूल का यूज़ करना, एक जैसा प्रोसेस का यूज़ करना, ताकि कन्फ्यूजन कम हो और इफिशिएंसी बढ़े, है ना। नहीं तो बोलेगा इस तरह का मुझे काम करने के लिए कहा गया, ऐसा मटेरियल ये बोला, वो बोलेगा वहाँ जाके, वहाँ बोला मुझे ऐसा मटेरियल बोला, हर जगह पे अलग अलग बोलेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं। जैसे आपको टीचर होता है, पढ़ने अगर बोलेगा, आपको टेस्ट देगा तो बोलेगा ना कि भाई 1 घंटा का टाइम आपको मिलेगा, 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और आपको बनाना है, जिसमें से 100 में आप लोग को 30 क्वेश्चन रहेगा साइंस का क्वेश्चन, 30 मान लो रहेगा, जैसे आप 11 12 कुछ पढ़ते होंगे, 10th वगैरह में पढ़ते होंगे, तो आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, मैथ का मान लो 10th क्वेश्चन रहेगा, मैथ और रीजनिंग का, है ना। और यहाँ पे कुछ 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, कुछ जीएसटी वगैरह का रहेगा, है ना। और बाकी जो 10 क्वेश्चन बचा वो मान लो कंप्यूटर वगैरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ। तो 30 हो गया आपका, यहाँ 90 हो गया। और 10 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा मान लो आपका कंप्यूटर का रहेगा, 10 क्वेश्चन किसका रहेगा, आपका कंप्यूटर का रहेगा। इस तरह आपको बोल दिया, है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, आप जो है टेस्ट पे। अब लेकिन अगर ये टीचर क्या बोलेगा, किसी के लिए बोलेगा 100 क्वेश्चन है, तो किसी के लिए बोलेगा नहीं 100 क्वेश्चन नहीं है, किसी के लिए मान लो बोल दिया कि नहीं उसको मैं 50 क्वेश्चन में ही नंबर दे दूंगा और उसी में वो पास कर जाएगा। तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। किसी के लिए भाई आप ज़्यादा दे रहे हो, किसी के लिए कम दे रहे हो, आपको एक जैसा सबको देना है ना, जिससे यूनिफॉर्म हो सके। तो वो चीज़ यहाँ पे बात करा गया है। क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ से आप समझ गए ना कि स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल क्या हो जाता है। अब बारी आता है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। जैसे यूज स्टैंडर्ड कंटेनर रैक एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड टू सिंप्लीफाई लॉजिस्टिक। इसका मतलब कि अगर आप स्टैंडर्ड कंटेनर लेके चलोगे, स्टैंडर्ड रैक लेके चलोगे, स्टैंडर्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन मेथड रहेगा, और आपका लॉजिस्टिक का मतलब होता है जिस भी काम को कर रहे हो उसको इफिशिएंटली करना। समझ गए मेरी बात की नहीं। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे यहाँ पे सिंपली कहा गया ना, सिंप्लीफाई लॉजिस्टिक, यानी आप जो भी जिस तरीके से काम करने वाले, यानी कि जो भी आपका प्लानिंग है उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर मैं इसका बात करूं तो इस तरह से कि प्रोसेस, है ना, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इफिशिएंट। ठीक है। जिस तरह का आप काम करो, जिस तरीके से काम कर रहे हो उसको काफ़ी अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से काम करना, जिससे आपको इफेक्टिव रहे और ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। सो ये कब पॉसिबल होगा, कब आपको आउटपुट ज़्यादा होगा, जब आप जैसे जो भी मटेरियल हैंडलिंग करो, एक जैसा दूसरी जगह ले जा रहे हो, उसके लिए जो कंटेनर यूज़ करो एक जैसा कंटेनर रहेगा, एक जैसा रैक रहेगा, एक जैसा ट्रांसपोर्टेशन मेथड रहेगा, है ना। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समझ गए। फिर यहाँ पे कहा गया है स्टैंडर्डाइजेशन लोअर्स ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एज वर्कर डील्स विथ फैमिलियर टूल्स एंड सिस्टम। देखो कितना बड़ा फायदा कहा गया है। मान लो किसी को आप ट्रेनिंग करवाते हो, सपोज करो आपको पता है आज के टाइम पे इंडिया में कई सारा अलग अलग फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े प्लांट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सेल है, भेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है। अब मान लो आपने करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब वगैरह निकाल के आप किसी भी बड़े, है ना, नवरत्न, महारत्न, इस तरह का जो अलग अलग सेक्टर है, आप कहीं जॉब आपका लग गया। मान लो सेल में या भेल में आपका जॉब लग गया, और आप एज ए जेई बन गए या फिर ए में आपने जॉब कर रहा है ना। आप असिस्टेंट इंजीनियर हो या फिर जूनियर इंजीनियर हो, आप एक बार वहाँ पर ट्रेनिंग सीख गए, आप बन गए। प्राइवेट मान लो गए, गवर्नमेंट गए तब तो वहाँ पे आप लाइफ टाइम रह जाओगे। मान लो आपने गवर्नमेंट जॉब करा, आपका ट्रेनिंग मान लो 5 साल का आपने जॉब कर दिया, लेकिन अब आपको लोकेशन की वजह से या सैलरी की वजह से या किसी न किसी रीजन की वजह से आपको वहाँ पे छोड़ना है और किसी दूसरा कंपनी में ज्वाइन करना है। अब आप वही फ़ायदा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस फ़ायदा का उठा के आप जैसे किसी दूसरा कंपनी में जाओगे ना, तो जो भी सैलरी आपको यहाँ मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस आपका काम आया ना। लेकिन अगर मान लो दूसरा कंपनी में जाओगे, वहाँ बोलेगा नहीं मैं फिर से आपको ट्रेनिंग करवाऊंगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा। क्यों?
क्योंकि हम लोग का जो यहाँ यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग तरीका है। मतलब यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह का टूल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह का कंटेनर का यूज़ करते हैं। मान लो आप जा रहे हो और वो जा रहे हो, मान लो मटेरियल हैंडलिंग ही आपको करना है, इसी सेक्टर में जा रहे हो जिसमें आपको अलग अलग सामान को इंडस्ट्री में एक जैसा दूसरी जगह जाना है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल रहेगा, यही काम करना। तो आपको फिर से ट्रेनिंग करवाएगा वो, क्योंकि बोलेगा नहीं नहीं हमारे फैक्ट्री में अलग तरह का हर एक चीज़ होता है, टूल्स अलग अलग तरह का होता है, रेक्स अलग अलग तरह का होता है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो होता है ये हम लोग अलग तरह का लेते हैं, हम लोग अलग तरह का लॉजिस्टिक का यूज़ करते हैं। तो आपको ट्रेनिंग फिर से करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता नहीं होता है। नॉट ओनली इंडिया, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने अगर कहीं से जॉब कर रखा है तो वो आप अगर इंडिया से बाहर भी चल जाओगे ना, दुनिया में किसी भी अगर आप कंट्री में जाके काम करोगे तो आपको वही पैरामीटर लगेगा, क्योंकि हर जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस सेम ही रहता है। वही प्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया जाता है, डिजाइन वाला पार्ट पढ़ते हो, है ना, थर्मल वाला पार्ट पढ़ते हो, राइट। तो अगर आप इंजीनियर हो इंडिया में तो किसी भी जगह चल जाओगे तो वही आपको पैसा मिलेगा। आप अगर ट्रेनिंग कर लिए हो तो हर जगह पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में एक ही तरह का हर एक चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसी वजह से रखा जाता है। क्यों? बिकॉज आप एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल का यूज़ करके हर चीज़ बनाया गया है। चाहे कोई टूल्स बनाया गया, कोई इक्विपमेंट, जैसे सिंपल बात करो ना, एक देख लो कैंची। अब कैंची कैसे कटता है? तो कैंची अगर आप बोलेंगे किसी भी दुनिया का किसी भी कोने में चल जाओ आपको कैंची एक जैसा मिलेगा। अगर ब्लेड जो रेजर जो हम लोग जिससे भी सेविंग करते हैं एक जैसा मिलेगा। अगर कार्स का देख लो, कार्स हर जगह अलग डिजाइन अलग अलग होता है, लेकिन हर एक चीज़ उसका सेम तरह रहेगा। भाई आज के टाइम पे जितने भी चीज़, जैसे फोर्ड हो गया, BMW हो गया, BMW कहाँ का है? अमेरिका का है। अब BMW थोड़ा ना कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका में चलता है, वर्ल्ड का हर एक कोना में चलता है। तो अगर वो आपका मान लो BMW इंडिया आ गया, अब BMW खराब भी तो हो सकता है बाइक, कभी उसका टायर खराब हो गया, कभी उसका कोई इंजन सिस्टम कोई खराब हो गया, कोई छोटा छोटा पार्ट्स खराब हो गया। अब वो पार्ट्स, अब इंडिया के ऐसा नहीं कि हर कोई दिल्ली और मुंबई में रह रहा है, इंडिया के कितना सारा स्टेट है, तो हर जगह पे वो अगर कोई गाड़ी लेता है तो वो बनवा सकता है अगल बगल। हाँ अलग बात है लोकल में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर सिटी कोई जगह है वहाँ पे आपका गैरेज जाएगा तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पार्ट्स यूज़ किया ना BMW, वो देख के पार्ट्स यूज़ किया कि भाई साहब ये वर्ल्ड के हर एक जगह पे स्टैंडर्ड तो है ना, हर पार्ट्स, तो स्टैंडर्ड क्लच का यूज़ किया होगा, स्टैंडर्ड टायर का साइज़ यूज़ किया होगा, क्योंकि वो अगर फट जाए तो जो आप देख लेना कि अगर आप मान लो कार है, कार का आपका पंचर हो गया, तो अगर आप टायर कहीं से भी खरीदोगे ना किसी भी कंपनी का, वो आप सेट हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड का स्टैंडर्ड लेके बनाया जाता है। तो यही रीज़न है स्टैंडर्ड रखने का। तो इसमें वही बात है, ट्रेनिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं है आपको पड़ेगा, एक जगह कर लिए तो काम बन जाएगा, है ना, क्योंकि फेमिलियर टूल का यूज़ किया जाता है। फिर कहा गया इट्स इंश्योर दी कैपेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम, मतलब अलग अलग सिस्टम को करने का कैपेबिलिटी आ जाता है, क्योंकि एक बार सीख गए तो आप मल्टीपल अलग अलग सिस्टम को काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तहत कहा गया अ पैलेट दैट फिट्स मल्टीपल फॉर्कलिफ्ट। अब पैलेट क्या आता है ना, पैलेट अगर बात करा जाए कि एक तरह का बोल सकते हो, इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर जिसमें हम लोग कोई भी मटेरियल को ले जाते एक जगह से दूसरी जगह से। ये देख रहे हो ये वाला चीज़, ये आपका पैलेट सी है, ये दिस इज कॉल योर पैलेट, दिस इज कॉल योर पैलेट। याद रखना, प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बोल लो, सिंपल है ना, प्लेटफॉर्म बोलो। फिर पट्टिका भी कहा जाता है, पट्टिका या प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बॉक्स रख सकते हो। मान लो इसके ऊपर मैंने इस तरह से है ना बॉक्स रखा है, और आपको पता है इस बॉक्स के अंदर कुछ भी रह सकता है, मेडिकल का सामान हो सकता है इसमें मशीन पार्ट्स रखा हुआ है ना। तो इस तरह से क्या करो, आप इसको इस तरह से ऊपर में इस तरह बॉक्स रख के, है ना, और आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो। तो जो भी पैलेट्स वगैरह है इसमें मल्टीपल फोर्क लिफ्ट रहता है। लिफ्ट मतलब मान लो आपने देखो अभी हाइट है ना, ये नीचे से देखो इतना ऊपर उठा हुआ है, इसको उठा के कहीं जाके मान लो इस तरह से कई सारा रैक्स होगा, तो ये रैक्स के ऊपर जाकर रख सकते हैं, है ना। फिर नीचे ऊपर लाने में बड़ा मदद होता है। यहाँ से आप उठा के यहाँ रख दोगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर कर सकते हो। ये आगे पीछे भी चलता है ना, समझ गए। ये ट्रक है, एक फोर्क लिफ्ट का फोर्क एक तरह का ये ट्रक है जो कि कंटेनर को एक जैसे दूसरी जगह ले जाने में, ऊपर या नीचे ले आने में काम आता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका देखो ये नीचे में जो है ना ये आपका पैलेट्स ही है, और पैलेट्स के ऊपर रखा हुआ अलग अलग मेरा क्या लोड है, यानी कि बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर कोई सारा सामान भरा हुआ रहेगा। क्लियर माय पॉइंट आउट। और ये देख सकते हो कि देखो ये कई सारा छोटा छोटा यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर स्मॉल सर आपका यहाँ पे ट्रक्स वगैरह है जो कि सामान को ले जाने में लिफ्ट करने में काम आता है। फिर इसको इस तरह का अलग अलग रैक्स होता है, इन रैक्स में रखने में काम आता है। तो ये हर जगह स्टैंडर्डाइज अगर रहेगा तो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी होगा, है ना, और काफ़ी ईजी तरह से आप सब चीज़ को हैंडल कर सकते हो, है ना। कैपेबिलिटी भी किसी भी कोई भी अगर वर्कर है या इंजीनियर है तो हैंडल कर सकता है।
एग्जाम्पल कहा गया है स्टैंडर्ड साइज पैलेट्स अगर रहेगा तो एंड कंटेनर यूज इन वेयर हाउस एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइज, वही बात है बारकोड के साथ कि आप जिस भी तरह का पैलेट्स का अगर आप यूज़ करें कंटेनर, अगर एक जगह हर जगह पे एक ही जैसा यूज़ करेगा तो कहीं भी कुछ भी खराब हो गया तो डर नहीं है, वही मिल जाएगा। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। बात करते हैं अब एक न्यू प्रिंसिपल के बारे में, इसको कहते हैं हम लोग वर्क प्रिंसिपल। भाई वर्क काम करने का तरीका है ना, काम करने का तरीका भी वही बात है ना। इसका भी कोर आइडिया देख लो। सबसे पहले क्या कहा गया कोर आइडिया में? कहा गया द गोल इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग मटेरियल, मिनिमाइज ह्यूमन एंड मैकेनिकल एफर्ट। आप चाहते हो कि हम लोग मशीन को जब, चूँकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसका, मटेरियल हैंडलिंग का, तो मटेरियल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर इंसान से ले जा रहे हो फिर भी आपको बहुत मेहनत करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो काम करेगा तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा और उसको बहुत थक भी जाएगा। और अगर आप मान लो बड़े बड़े फोर्क लिफ्ट ट्रक का यूज़ कर रहे हो या फिर रोबोट्स का यूज़ कर रहे हो, तब भी तो आपको मैकेनिकल एफर्ट अगर आप लगा रहे हो, मशीन का यूज़ कर रहे हो, तब भी तो आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो हम लोग ये ट्राई करते हैं वर्क प्रिंसिपल में कि कम से कम मेरा अमाउंट खर्च हो इन सब में। यानी ये कब होगा, आप पैसा कब लगेगा, जब आप मूविंग कम करोगे। जितना आप कम मूविंग करवाओगे, एक जगह से दूसरी जगह नचाओगे कम, उतना आपका पैसा खर्च होगा कम। अब इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए ये तरीका है कि जितने बड़ा आपका फैक्ट्री, जैसे मैंने कहा जहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ पे मेन वर्कशॉप यानी मैन्युफैक्चर करा जाता है, वहीं पर सारा कच्चा माल ले जाया जाता है। तो उसके अगल बगल आप कोई अगर वर्कशॉप आई मीन वेयर हाउस रखोगे जहाँ पे सारा कच्चा माल रखा हुआ है, तो काफ़ी ईजी रहेगा कि ये मेरा वर्कशॉप है ना, ये आपका वर्कशॉप है और ये मेरा वेयर हाउस है या फिर कच्चा माल का मटेरियल मेरा स्टोर रूम ये हो गया। तो स्टोर रूम अगर बगल में रहेगा तो बहुत ही इजीली आप इसको मूवमेंट आपका कम होगा, मूवमेंट की वजह से इसमें मिनिमाइज हो सकता है मेरा ह्यूमन और मैकेनिकल एफर्ट भी, जिसको डिटेल में समझा गया। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि बल देते हैं, एम्फेसाइज करो, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं, एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसाइज बोलो जो बोलिए, लेकिन उसका मतलब जोर देना, बल देना। तो एम्फेसिस करते हैं मिनिमम अननेसेसरी हैंडलिंग, स्टोरेज एंड मूवमेंट, ताकि कम से कम हम लोग मूवमेंट, स्टोरेज और हैंडलिंग का काम करें। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेविटी फ्लो सिस्टम का, कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ऑटोमेटेड व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं टू मूव मटेरियल विथ लेस एफर्ट, जिसमें हम लोग को एफर्ट कम से कम लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, जैसे मान लो ऊपर से नीचे लाना, तो आप क्या करो, इस तरह से रोलर लगाओ, नीचे भी रोलर लगाओ, और अगर आपका बड़ा सा बिल्डिंग्स है, अब बिल्डिंग्स में ऊपर में आपका सामान रखा हुआ इस तरह मान लो, तो आपको लाना, तो रोलर आपने करा, रोलर में इस तरह से बेल्ट लगा दिया, कन्वेयर बेल्ट। अब ऊपर में माल रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्लाइडिंग डाउन 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 चलते चलते, और ये रोलर चलते रहा, मान लो रोलर चलते हुए रहेगा, है ना, तो ये नीचे आते जाएगा, है ना। और बीच में ऐसे मान लो रैक्स रख लो, रैक्स के ऐसे रैक्स, ताकि एक बार में सब गिर ना जाए। ये मान लो इस तरह का रैक्स है और रैक्स के ऊपर इस तरह से छोटा छोटा डिब्बा रखा हुआ है, छोटा छोटा डिब्बा रखा हुआ है, तो आराम से ये आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे में कोई इंसान रहेगा, ये सबको उतारेगा। सिमिलरली यहाँ भी इस तरह से रैक्स रहेगा, अगर आपको चढ़ाना भी है तो आप इस पे ऊपर इस तरह से बॉक्स वगैरह रखते जाओ, और ये क्या करेगा, ये जैसे घूमेगा ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कम से कम हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ा, हैंडलिंग, स्टोरेज, मूवमेंट करना पड़ा, लेस एफर्ट से आप आराम से यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे कन्वेयर का भी यूज़ करिए, हम लोग ग्रेविटी का भी यूज़ किए, और ऑटोमेटेड एक तरह से ऑटोमेटिक, मतलब इसमें आपको चलाना नहीं पड़ रहा, ये बस एक बार ऑन कर दिया, बस चलता रहा, जब आपका बंद करना तो बंद कर दो, दैट्स इट। तो ये बड़ा ईजी हो गया आपके लिए। क्लियर माई पॉइंट आउट। फिर कहा गया लेआउट शुड आपको प्रायोरिटी देना है स्ट्रेट लाइन या फिर यूज से फॉर्क लिफ्ट का टू रिड्यूस ट्रेवल डिस्टेंस, यानी कि मान लो आपको ये नहीं करना कि ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो इस तरह से फैक्ट्री है, इस तरह से फैक्ट्री है, इस तरह से फैक्ट्री है, अलग अलग है, वेयर हाउस है, तो आपको कैसे चलेगा, अगर कोई भी आप सामान को मूव कराओगे तो ऐसे से यहाँ गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो कोई यू शेप बन रहा है, ये यू जैसा बना ना, तो आप या तो यू शेप चलाओ या फिर स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा सीधा, या फिर आप एक काम करो, सबसे बेटर आप लोग देखते हो अधिकतर इंडस्ट्री कि आपका क्या होता है कि इस तरह से, 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 और यहाँ भी इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म रहता है, अलग अलग वर्कशॉप रहता है, अलग अलग वर्कशॉप रहता है, और बीच में रास्ता यहाँ रहता है, तो बीच में रास्ता केवल जाएगा और फोर्क लिफ्ट ट्रक से जाएगा, सभी सामान को यहाँ पे जाके अनलोड कर देगा इन सभी जगहों पे, और इन सभी जगहों से फिर उसको ले जाया जाता है और अपने अपने वर्कशॉप में जाके काम करवाया जाता है। तो या तो आप सीधा रखो या ज़्यादा यू शेप रखो, यू शेप रखो, इससे ज़्यादा आपको ये नहीं कि घुमा घुमा के एकदम जहाँ आता, मतलब समझ लो कि एकदम ऐसे ऐसे घुमा के अगर सामान ले जाओगे तो उसमें बहुत भारी भरकम। देखो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई 2 किलो 4 किलो 10 किलो और 50-100 किलो का बात नहीं कर रहा है, ये हज़ारों टन में रहता है,
हज़ारों टन में रहता है, बहुत बड़ा 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 मशीन रहता है। तो इस वजह से जैसे लेथ मशीन देख लो, लेथ मशीन बहुत ही भारी भरकम रहता है। वो भी आप जो लेथ मशीन देखे भी होंगे ना, तो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में देखे होंगे, वो नॉर्मल लेथ मशीन है जो यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे कार्स वगैरह के लिए, बाइक्स वगैरह के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ का, है ना, उस वहाँ पे ना आपका एक जो लेथ मशीन है वो 4 घर इतना, 4 मंजिला बिल्डिंग इतना बड़ा बड़ा रहता है लेथ मशीन। बॉयलर बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो उन सभी जगहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आने में बड़ा दिक्कत होता है, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया प्लेसिंग मटेरियल नियर प्रोडक्शन लाइन, वही कहा गया। अगल बगल अगर आप रखोगे प्रोडक्शन लाइन के बिल्कुल बगल में रखोगे अगर आप कच्चा माल, तो बड़ा ईजी होगा। तो ये क्या वर्क प्रिंसिपल। फिर उसी तरह बात कर गया एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता है सर कि आखिर ये क्या है टर्म, है ना। पहले तो ये बता दो कि आखिर ये मेरा एर्गोनॉमिक्स क्या है, ये बता दो। देखो डियर, एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि पर्पस है ना, एक तरह का क्या है मेरा एक पर्पस है। पर्पस इज टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड कंफर्ट फॉर पीपल। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है, देखो आप जो भी काम करना है चाहे कोई भी मशीन से करवा लो, मशीन को जब तक जाके इंसान ऑन नहीं करेगा, है ना। आप अगर बोल दोगे कि एक फैक्ट्री में कोई भी एक इंसान नहीं गया है, तो क्या उस फैक्ट्री को खोलने के लिए भी, है ना, वहाँ पे आपका अगर बल्ब जल रहा है तो बल्ब को ऑन करो, बंद करो, मशीन को ऑन करो, ऑफ करो, इंसान तो चाहिए। सो आप कुछ भी करो, आप ये देखोगे कि इंसानों के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। इंसान का कंफर्ट का ध्यान रखता है एर्गोनॉमिक्स। जैसे अगर कोई मशीन अब कोई फ़ैन चला रहे हैं, तो फ़ैन जो बनाया गया क्या वो इंसानों को हित को ध्यान में रख के बनाया गया कि इंसान के लिए यूज़ करने के लिए बड़ा ईजी होगा, है ना। या फिर मान लो फ़ोन का देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप जो है फ़ोन यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, उसको भी किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो कि जब इंसान पकड़ेगा तो एक हाथ में पकड़ा जाएगा ना फ़ोन। अच्छा, इतना भारी तो नहीं लगेगा ना कि अगर 2-4 घंटा पकड़े तो थक जाए। इसका ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि आप ईंटा जैसा कोई पत्थर जैसा बना दे आपका फ़ोन और आदमी आधा घंटा नहीं पकड़े और उसको थक जाए, तो फिर वो फ़ोन चलाएगा नहीं, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ को ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे ध्यान रखा जाता है, तब बनाया जाता है। इसी तरह से जब कोई इंडस्ट्री में भी मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग को एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए। तो एर्गोनॉमिक्स का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे क्या कि पर्पस इज टू, एर्गोनॉमिक्स का पर्पस मैं बता रहा हूँ कि क्या है, इसका क्यों हम लोग करते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स का पर्पस होता है इज टू इम्प्रूव सेफ्टी का पहले बात तो ध्यान रखना है, और कंफर्ट का, ठीक है। किसके लिए? पीपल के लिए, इंसानों के लिए। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ। तो कैसे इंसानों को हम लोग कंफर्टेबल बनाया जाए और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, इससे भी कोई इम्प्रूव करना ही काम होता है मेरा एर्गोनॉमिक्स का। ये हर सेक्टर में करा जाता है, A to Z, है ना, A to Z। आप एक कंबल बना रहे हो, एक आप शर्ट बना रहे हो, टी शर्ट बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो, फ़ोन बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, कार बना रहे हो, हर जगह पे सब इंसान के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जानवर के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर मान लो जानवर के लिए भी कोई चीज़ बना रहे हो, कि मैं केट के लिए बना रहे हैं कोई चीज़, या डॉग के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी, तो उसके लिए बना रहे हैं, तो उसको ध्यान रखा जाता है कि उसके कंफर्टेबल के लिए हो। लेकिन फिलहाल हम लोग इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग का बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो देखो कोर आइडिया इसका क्या है भाई। इसका कोर आइडिया फोकस ऑन वर्क वेल बींग बाय डिजाइनिंग सिस्टम एंड रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन मतलब क्या था कि लोड ज़्यादा, एक तरह का आप क्या बोल सकते हो कि लोड आ जाना, है ना। नहीं होता बड़े बहुत मेरा दिमाग दर्द कर रहा है यार, बहुत स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रेन बहुत ही कम आए, फिजिकल थकान उन लोग को ना हो ज़्यादा, है ना, कम से कम हो। इसके लिए हम लोग इस तरह से वर्कर के लिए डिज़ाइन करते हैं आपका मटेरियल हैंडलिंग को, है ना। अब इसमें हम लोग को ये भी ध्यान देना कि जो भी गाड़ी वगैरह रहे उसको इजीली ऑन हो जाए, इजीली मूवमेंट हो जाए, है ना। इस तरह का हम लोग कोई चीज़ हर एक सिस्टम बनाएंगे ताकि उसको कोई सामान को रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, मशीन को ऑन करना है, कहीं ले जाना आना है, ये काफ़ी ईजी हो जाए। डिटेल में करा गया है, जैसे टास्क लाइक लिफ्टिंग करना, बेंडिंग करना, वही सब बात है। केयरिंग करना, है ना, लिफ्ट करना, उठाना, बेंड करना, मोड़ना, कि एक जैसे दूसरे को ले जाना, इन सभी चीज़ों में किसी को इंजरी ना लगे, चोट वगैरह ना लगे, फटीक थकान ना हो ज़्यादा, और अच्छे ढंग से सब कोई कर सके। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। फिर यहाँ पे कहा गया है एर्गोनॉमिक्स टूल्स इंक्लूड हाइट एडजस्टमेंट, वर्क स्टेशन, एंटी फटीग मैट्स। एंटी फटीग मतलब थकान होता है, और एंटी फटीग का मतलब होता है कि फटीग ना हो, यानी कि थकान ना हो, सिंपल सा बात है। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ। हाइट एडजस्टमेंट वर्क स्टेशन,
मतलब अगर मान लो इस तरह से कई सारा आपका रहता है कि ऊपर में इस तरह से सामान रखने का रैक्स है, तो आप कई सारा ऐसा टेबल मिलता है, स्प्रिंग नीचे रहता है और स्प्रिंग को अगर आप रिमोट से चलाओगे और आप यहाँ पे आप खड़े हो तो धीरे धीरे उठते चला जाएगा, उठते चला जाएगा, उठते आप ऊपर उठ जाएगा पूरा यहाँ तक। आपका ये जो नीचे है ना, ये आप देखोगे कुछ देर के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये स्प्रिंग खुलते जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा और आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे जो भी आपको काम करना कर लो, फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह कई सारा रहता है, अलग अलग सिस्टम रहता है ना, जो काम करता है मेरा हाइड्रोलिक वगैरह में। तो इससे आप लोग को हाइड एडजस्टमेंट वर्क स्टेशन में काम आ जाता है। इसमें हम लोग रोबोटिक्स का भी यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स को लिफ्ट कराने के लिए हेल्प करवाते हैं, है ना, कि भाई जो इंसान से नहीं होगा, बहुत भारी भरकम चीज़ है और रोबोटिक्स से हेल्प करवाएंगे, है ना। जैसे आप देख लो ना जेसीबी वगैरह, जेसीबी में क्या होता है, कई सारे जगहों पर भारी भरकम चीज़ को लिफ्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा करना, है ना। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग शुड टीच वर्कर प्रॉपरली। देखो एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग हम लोग को देते हैं, वही बात है कि सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए और तुम कैसे किसी चीज़ को अच्छी तरह से काम करोगे जिससे तुमको चोट ना लगे, है ना, तुम अच्छी तरह से कर सकते हो, तुमको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और अच्छी तरह से पोस्चर वगैरह टेक्निक वगैरह उन लोग को सिखाया जाता है सेफ्टी का ध्यान में रख के, ठीक है। जिससे उसको क्या कहता है, वर्कर मेरा इंप्रूव करता है, चीज़ों को सीखता है, वो अच्छा प्रोडक्टिव बन सकता है, ज़्यादा फैक्ट्री के लिए भी फ़ायदा होगा और उसको चोट ना लगे तो आपको भी फ़ायदा और उसको भी फ़ायदा, इजंट इट। चलिए बात करता है अब यूनिट लोड प्रिंसिपल के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनिट लोड प्रिंसिपल, पहले हम लोग इसको आसान भाषा में समझेंगे कि यूनिट लोड का क्या मतलब। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट लोड। देखो यूनिट लोड ना, ये रिफर करता है टू अ कलेक्शन ऑफ आइटम पैकिंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। मैंने क्या कहा उस चीज़ को लिख देता हूँ कि एक तरह का ये मेरा रिफ़र करता है, मेरा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि यूनिट लोड का मैं बात करता हूँ, ठीक है, यूनिट लोड। तो यूनिट लोड को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तरह का ये क्या है, ये एक तरह का कलेक्शन है ना, कलेक्शन है ऑफ आइटम जिसको हम लोग पैक करते हैं, है ना, पैकेज टुगेदर, एक साथ पैक करते हैं एज आ सिंगल यूनिट। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि कई सारा है ना आइटम को पैक करके एक आइटम बनाना। अब बोलेंगे क्या मतलब सर, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो आपके पास मैंने बोला कि लो ये है एक बॉक्स, एक डिब्बा मैंने बनाया, एक हो गया ना, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर मान लो क्या है, इसके अंदर कई सारा आइटम भरा हुआ, छोटा छोटा आइटम भरा हुआ। मान लो बुक्स है, पेन्स है, या ओनली बुक्स है, लेकिन कई सारा बुक्स है, कई सारा चीज़ है। तो ये मेरा कहलाएगा यूनिट लोड, ये कहलाएगा इट्स अ बॉक्स, हो गया मेरा यूनिट लोड। तो बताओ इस यूनिट लोड के अंदर क्या है, आइटम है, आइटम्स का कलेक्शन है, एक आइटम तो नहीं होगा, कई सारा है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो दिस इज कॉल्ड योर यूनिट लोड। तो यूनिट लोड इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आइटम पैक्ड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक। और इस तरह से बॉक्स कई सारा होगा, यानी यूनिट लोड कई सारा होगा। देखो जैसे यहाँ कहा गया यूनिट लोड, जैसे यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो तो यहाँ पे कहा गया कैसे, यहाँ पे समझाएगा, मैं सबको हटा देता हूँ। देखो ये हो गया एक यूनिट लोड, ये हो गया दूसरा यूनिट लोड, ये हो गया तीसरा यूनिट लोड, और इसमें कई सारा सामान होगा, है ना। और ये एक लेयर हो गया, फिर ये यूनिट लोड का लेयर हो गया, जहाँ इसमें ये देखो एक लेयर हो गया मेरे पास। क्लियर माई पॉइंट नॉट, है ना। और इसमें भी हो सकता है ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर भी बॉक्स भरा हुआ है और छोटा छोटा बॉक्स, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, जरूरी नहीं कि सर एक बॉक्स आपने बोल दिया इसके अंदर बॉक्स नहीं हो सकता। एक मान लो बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, और जैसे इस बड़ा बॉक्स को खोलेंगे ना, अंदर में छोटू बॉक्स आपका भरा हुआ है, छोटा छोटा। इस छोटा बॉक्स को भर के एक बड़ा बॉक्स बनाया गया है। क्लियर माई पॉइंट नॉट, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोग को कहा गया, इस चीज़ का ध्यान आप लोग को देना है, समझ गए। हाँ जैसे देखो ना, एक छोटा आपका यहाँ पे कंजप्शन करने के लिए यूनिट दिया गया इस तरह का, ये एक है ना, क्लीपर जैसा कुछ है। अब ये एक बॉक्स में डाला गया है सेल्स यूनिट में, इतना छोटा यूनिट है। अब ये मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने के लिए देख सकते हो एक डिलीवरी यूनिट है, ये डिलीवरी के लिए जाएगा, एक साथ 4-5 है। इसको यहाँ पे डाला गया है, इसके अंदर छोटा छोटा करके इस तरह होगा मान लो, है ना। अब इसके अंदर कई सारा बॉक्स होगा, इस तरह से मान लो इसमें 100 बॉक्स होगा, इसको यहाँ डाला गया है, इस तरह से आपका एक हो गया, इस तरह से कलेक्ट करके यहाँ पे लेयर बन रहा है, समझ गए। तो इस तरह का आपका लेयर था, एक लेयर में जितने भी आपको बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स होता है, उसके अंदर फिर मेरा जो भी कंजप्शन यानी जो हम लोग खपत करेंगे, यूज करेंगे, वो आपको वहाँ पे रहेगा आइटम।
ठीक, तो ये चीज़ कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मेरा। बाकी देखो ये मैं देख रहे हो, मैंने कहा था ना पैलेट्स, पैलेट मैंने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो ठीक है, ये देखो बॉक्स आपका पैलेट होता है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था पैलेट्स के बारे में। कहाँ गया, यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करा था पैलेट्स के बारे में। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा पैलेट्स। मैंने कहा था ना ये पैलेट्स आपका, दिस इज कॉल योर पैलेट। तो आपका कई तरह का पैलेट तरह का देखने को मिलेगा। जैसे आपका देखो ये फ्लैट है, ये बॉक्स टाइप है, ये आपका पोस्ट आपका पैलेट से, क्योंकि यहाँ पे इसी में बीच में सामान रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इजंट इट क्लियर। चलो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो अब देखो फटाफट पढ़ते हैं। यूनिट लोड प्रिंसिपल का कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया करना है कि भाई हैंडलिंग मटेरियल एज यूनिट लोड, इंप्रूव इफिशिएंसी एंड रिड्यूस एफर्ट। यहाँ पे जितने भी छोटा पार्ट्स आप रखोगे तो मान लो मेरा बात समझ लो, आप मान लो कहीं ना आप जैसे होता है ना कि आप लिफ्ट एक घर से दूसरे जगह घर में शिफ्ट कर रहे हो, तो आपने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर किताब रख दिया, अपना आपका पेन्स रख दिया है ना, आपका पेंसिल रख दिया, अपना जितना सारा और भी चीज़ें छोटा मोटा सारा सामान को रख के और उसको पैक कर दिया, है ना, पैक कर दिया। अब ये आप देखो इसको लिफ्ट करना कितना ईजी हो जाएगा। अब ये सारा सामान को आप बॉक्स को नहीं है, आप किसको पकड़ोगे किसको नहीं, कहीं छूट गया कोई गिर गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट लोड क्या होता है, कंबाइन, मैंने आपको बता ही दिया, कंबाइन होता है स्मॉल आइटम का एक सिंगल आपका मैनेजेबल पैकेज में हम लोग रखते हैं, जो कि पैलेट्स के ऊपर रखा जाता है ना। पैलेट्स ऑफ बॉक्स, मैंने कहा ना पैलेट्स, देखो ये नीचे देखो आपका पैलेट ही है, तो पैलेट है ना, पैलेट है उसके ऊपर रखा गया सारे ये बॉक्सेस को, सारे बॉक्सेस को इसी के ऊपर रखा गया है ना। चलिए इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है फास्टिंग, एक जगह जल्दी जल्दी हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे हैंडलिंग में एरर कम आएगा, छूटेगा कोई सामान नहीं, और बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, ये कम से कम जगह में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इसके लिए क्या क्या यूज़ करते हो, जैसे आपका फोर्क लेफ्ट का यूज़ कर सकते हो, पैलेट जैकेट का यूज़ कर सकते हो, है ना, समझ गए मेरी बात कि नहीं। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, है ना, और आपका जिसको AVG कहा जाता है, ये सब का सब हम लोग यूनिट लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। समझ गए भाई बात, समझ गए नहीं यहाँ पे चीज़ें। आई होप कि यहाँ से आप लोग को चीज़ें समझ में। इसके अलावा और क्या कहा गया, केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर लोड विथ, आपका स्ट्रिपिंग कर रहे हो या श्रिंक आपका वार्प कर रहे हो, और कंटेनर टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यानी कि उसको आपको स्ट्रिपिंग यानी उसको मान लो बांध रहे हो, है ना, पैकिंग कर रहे हो, जैसे होता है ना कई बार हम लोग टैप से उसको बांध देते हैं, कई बार रस्सी वगैरह से बांधा जाता है ना। और जब एक जैसे दूसरी जगह ले जाना है तो किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अच्छे तरह से आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, इस सभी चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है। क्लियर माय पॉइंट नोट, तो ये सभी चीज़ें आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट का बात करा गया, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा कि हम लोग ये करने के लिए यूनिट लोड को लिफ्ट करने के लिए जैसे फोर्क लिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो बोले सर फोर्क लिफ्ट मेरा होता कैसा है, वो मेरे को बता दो। तो फोर्क लिफ्ट के लिए ना हम लोग ये देख रहे हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्क लिफ्ट ट्रक। ये क्या है मेरा, ये हो गया आपका फोर्क लिफ्ट ट्रक। ठीक है, ये मेरा फोर्क लिफ्ट ट्रक हो गया, जिसमें देख रहे हो आगे मेरा दो इस तरह का लगा रहा था, इस तरह से ये मेरा पैलेट्स हो गया, इसी के ऊपर सारा हम लोग बॉक्स वगैरह रख के इससे उसके ऊपर रख के फिर इसको स्टार्ट करा जाता है, यहाँ पे आदमी बैठता है और इसको फिर हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं, हाँ, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना। ये हो गया। सेकंड नंबर में क्या बात करा गया था, है ना, सेकंड नंबर हम लोग बात किए थे पैलेट जैक्स के बारे में। अब ये दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे दिया गया, थोड़ा हटाता हूँ सबको। फिर बात कर रहा था मैं पैलेट जैक्स, तो ये पैलेट जैक्स ये वाला है, ये है पैलेट जैक्स, है ना। इस पर भी आप क्या करोगे, इसके ऊपर भी आप इस तरह से बॉक्स रखोगे, है ना, यूनिट लोड वगैरह होगा जिसके अंदर कई सारा और भी आइटम रखा हुआ है, इसके एक से दूसरी जगह ले जाने में काम में लाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैनुअली भी आप लोग हैंडल कर सकते हो, है ना, कोई भी इंसान पकड़ के धक लेगा आराम से। इसको आप रेलवे ट्रैक वगैरह में रेलवे ट्रैक्स वगैरह में बहुत सारा जगहों में इसका यूज़ हम लोग देखते हैं, है ना। फिर कहा गया ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, ऑटो AVG, है ना, ए फॉर ऑटोमेटेड, G फॉर गाइडेड व्हीकल। जैसे ये देख रहे हो, ये आपका AVG है, ये बीच में देख रहे हो ये वाला फोटो AVG, ये आप एक बार रख दो और आप बस रिमोट के थ्रू ना ये चलते जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, है ना। या अगर आप रिमोट नहीं करोगे सीधा चलेगा तो सीधा जाकर पहुंच जाएगा, वहाँ उतार लेगा, फिर छोड़ देगा, फिर घुमा देगा, है ना। मान लो ये जा रहा है, जैसे चलते चलते जाएगा, जहाँ से आपने उठा लिया, फिर आप ये छोटा सा बाइक कार जैसा होता है उसको घुमा दिए, फिर वो उधर चलने लगा इस तरह से। और कभी कभार क्या होता है, ये चलाया जाता है एक आपका ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कोई रहता बीच में कि चलते जाएगा, फिर घूम के ऐसा ऐसे आपका जाएगा, कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूँ। एक ट्रैक में चलते हुए रहता, मान लो ऐसा एक ट्रैक है, ऐसा एक ट्रैक है, तो बीच में आपका ऐसा है, इसके ऊपर हम लोग, है ना, ये चक्का वक्का इसके ऊपर है, ऐसा लगा हुआ है,
और यहाँ इसके ऊपर मान लो इस तरह से आपका बॉक्स वगैरह है, बॉक्स वगैरह रखा हुआ ऊपर में कंटेनर, ये चलते जाएगा, चलते चलते ऐसे घूम घूम के जाते ही चलते रहेगा। जो भी सामान है यहाँ पे लोडिंग करेगा, यहाँ पे मान लो अनलोडिंग करना तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और इस जगह पे आपका अनलोडिंग हो रहा है, फिर ये घूम के गया, फिर अनलोडिंग चलते रहता। तो इन सभी चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं यूनिट लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले आने जाने में। फिर बात करेगा पे स्पेस यूटिलाइजेशन का, यानी अब बात करेगा कि जो स्पेस होता है उसका यूटिलाइजेशन करने का कोई प्रिंसिपल होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप भाई कहीं भी सामान को कुछ कहीं भी रख दो, ये भी तो सही नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप, अलग अलग जो है ना आपका इसको क्या कहते हैं, अलमीरा का यूज़ करोगे, रेक्स का यूज़ करोगे, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो आइल का यूज़ करते हो, आइल मीन्स अलमीरा होता है, जैसे इसके बारे में बात करा गया है कि अलग अलग तरह का हम लोग यहाँ पे देखो। चलिए मैं अभी बात करूँगा, आप टेंशन ना लो, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग तरह का क्या यहाँ पे बात करा गया है कि हम लोग सेल्विंग का आपका यूज़ करेंगे, है ना। यानी कि इसका बात करा गया है सेल्विंग, यानी कि अलग अलग तरह का रैक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। रैक्स का यूज़ करते हैं स्पेस को, खासकर हम लोग वर्टिकल। चलो पहले कोर आइडिया समझा देता हूँ ना। कोर आइडिया क्या है? स्पेस का यूटिलाइजेशन करना सिंपल सा बात है, ऑटोमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस इन फैसिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट। भाई आप फैक्ट्री जितना बड़ा लोगे उसके लिए लाइटिंग चाहिए, देख रेख चाहिए, है ना, उसका आपको वर्कर रहेगा, और स्पेस आप जो ज़मीन लेते हो बड़ा सा उसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो जितना कम स्पेस रहेगा उतना कम, तो स्पेस का यूज़ करना काफ़ी जरूरी है, अच्छी तरह से यूज़ करना, ताकि कॉस्ट उससे घटता है। पहले कहा गया यूज वर्टिकल स्टोरेज सिस्टम, ये नहीं कि आप पूरा फैला दो, है ना, फैला दो, ऐसा नहीं करता है। आप देखो ना बिल्डिंग भी बनाया जाता तो ये रहा पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, किसी के पास ज़मीन ही नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो क्या करोगे, ऊपर ऊपर बिल्डिंग बनाते जाओगे, स्पेस कम यूटिलाइजेशन होगा। अब बोलेंगे सर बहुत तो स्पेस है, भाई साहब औरों लोगों के लिए ना, आजकल तो इंसान पागल हो गया, इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भाई जीव जंतु भी है ना, जंगल भी है, जंगल को काटना भी नहीं है भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट कुछ इंसान तो चलो इंसान के उन लोग को ये लगता है कि जीव ही इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई जो जिसके अंदर सांस है सारे के सारे जीव है। और अगर कोई गॉड है, जो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो बनाया है, सबको बनाया, तो सबको जीने का अधिकार है, सिर्फ इंसान को ही नहीं है अधिकार। अगर हम पे जान है तो जानवर में भी जान है। सबका इज्जत करना सीखो, नहीं तो अगर उन सभी चीज़ों को आप नहीं करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह का चीज़ें होगा, धीरे धीरे इंसान का विनाश निश्चित है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से पानी भी इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधा भी इम्पोर्टेंट है, जानवर भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को क्या कर सकते हैं कि एक घर बनाए, उसके ऊपर घर बनाते रहो, है ना, कम यूटिलाइजेशन होगा और सबका सब आपका बैलेंस रहेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल जो है ना रेक्स वगैरह बनाते हैं, तो वर्टिकल स्टोरेज बनाते हैं, है ना। अलग अलग आप स्लैब बना सकते हो, रेक्स बना सकते हो, मैक्सिमम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हो, है ना। मिनिमाइज, देखो यहाँ पे बात करें, मैंने कहा था आइल के बारे में, आइल माना अलमीरा होता है ना। तो मिनिमाइज कर सकते हो इसका विड्थ वगैरह, चौड़ाई, अलमीरा का जो चौड़ाई वो कम से कम रखो, है ना, कम से कम रखो, और आप मेंटेन करो, सेफ मूवमेंट हो सके, है ना। देख लो यहाँ मूवमेंट कितना अच्छा होगा, और सब देखो सामान वगैरह रखा भी है, यहाँ सारा सामान वगैरह रखा भी है सारा कुछ, और मूवमेंट भी बड़ा ईजी होगा। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट कर सकता है, फोर्क लिफ्ट वगैरह आ जा सकता है, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशन किया जा सकता है, रिसीविंग, स्टोरेज, प्रोडक्शन करने में काफ़ी ईजी होगा, स्मूथ फ्लो होगा। क्लियर माय पॉइंट नोट। इससे क्या होगा, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करके आप रिड्यूस कर सकते हो, है ना, स्पेस को कम से कम कर सकते हो, और एडिशनल स्टोरेज भी बना सकते हो, है ना, आगे चलकर जो काम आएगा ओवर हेडिंग में अगर आप करोगे, एक के ऊपर एक लगाते जाओगे तो, ठीक है। चलिए, तो स्पेस हो गया। बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, सिस्टम प्रिंसिपल के बारे में, है ना। अब बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब का यहाँ पे बोलने का मतलब ये है डियर कि आप जिस तरह का भी इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग into a broader operational system for seamless functioning। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, है ना। इसके लिए आप ये समझ लेना डियर, यहाँ पे आपको चीज़ें कुछ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सिस्टम मतलब बात करेंगे किसी भी चीज़ को करने का एक सिस्टम होता है, प्रॉपर सिस्टम। आपको उस प्रॉपर सिस्टम से करोगे तब जाके ही कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात करा गया ना यहाँ पे, है ना, दैट इज कॉल योर, है ना, इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग। चलो यहाँ तो है ये इंटीग्रेट या इंटीग्रेटेड, इसको पूरा कहा जाता है इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग। पहले ये समझो क्या मतलब है सर इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग का। इसका सिंपल मतलब होता है कनेक्ट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर
इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट टूल हो गया है ना, जैसे मशीन हो गया, अलग अलग तरह का टूल होता है, एंड आप सॉफ्टवेयर जो भी आपके पास है, यानी आप रोबोट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो है ना, अलग अलग मशीन यूज़ करो, कंप्यूटर यूज़ करो, तो आप कनेक्ट, इन सब को कनेक्ट करना इक्विपमेंट को, कनेक्ट करना सॉफ्टवेयर को, टू किसके लिए भाई, टू सपोर्ट रिसीविंग है ना, रिसीविंग प्रोसेसिंग, ठीक है, स्टोरेज, पैकिंग एंड शिपिंग एक्टिविटी। ठीक, क्या मतलब है सर, इतना बड़ा आप चीज़ लिख दी। सिंपल सा बात है, इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है इंटीग्रेट, सबको एक साथ लेके काम कराओ, सारे इक्विपमेंट का, सारे सॉफ्टवेयर का आपको यूज करना है, ताकि वो सब किसी भी सामान को लेने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रखने के लिए, पैकिंग करने के लिए, शिपिंग करने के लिए यूज करा जाए, सही ढंग से यूज़ करा जाए। होता नहीं है कि आपके पास है ना सारा चीज़ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट में कई बार देखा जाता है कि भाई आपके पास अच्छे इंजीनियर है, आप अच्छे इंजीनियर का यूज़ करो। जैसे आज के टाइम पे देखोगे, रेलवे देख लो है ना, रेलवे आप देख लो एक से एक एक्सीडेंट होते रहता है ना, तो भाई साहब इतना ग्रेजुएट पढ़े हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर है, कई सारे स्टेट देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो, असिस्टेंट इंजीनियर है, जेई है, एई है, आप भाई इतना सारे बच्चे एई जेई करके बैठे हैं, अच्छे बैठे हुए हैं। आप एग्ज़ाम दो, वैकेंसी रिक्रूट करो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालो, आप टफ से टफ एग्जाम लो, लेकिन वैकेंसी निकालो तो सही है ना, सही टाइम पे निकालो, आपको अच्छे इंजीनियर मिलेगा। कैसे नहीं देश का प्रगति होगा, लेकिन नहीं, आपको प्रगति को तो करना नहीं, आपको तो बस अपने माल भरना है। इसकी वजह से क्या करता है कि प्राइवेट से काम चल रहा है। अब प्राइवेट में क्या होता है, यहाँ पे जो इंजीनियर जाएंगे उसको देना पड़ेगा लाख भर का पैसा सॉरी, जैसे जेई को कम से कम 50-60 हज़ार देना पड़ेगा, ए को 1 लाख देना पड़ेगा टाइम के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, बेरोजगारी का आलम ये है कि आदमी 10-15 हज़ार में खटने लगता है, तो उन लोगों को लगता है काम तो बन गया। अब अगर आदमी 10-15 हज़ार में खटेगा तो यही स्थिति होगा, हर जगह का आप देख लो, हर जगह पे करप्शन हो जाएगा है ना, क्योंकि लोगों को पैसा आप दे ही नहीं रहो। अब वो कहीं ना कहीं से भरपाई करेगा ना, अगर आप सही ढंग से सैलरी नहीं दोगे तो क्या करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा। अगर आप अच्छा खासा पैसा दोगे तो करप्शन नहीं करेगा, और अगर पढ़ा लिखा इंसान आएगा तो थोड़ा उसके अंदर मोरालिटी रहेगा, मोराल रहेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर 10-15 हज़ार में खटाओगे तो ये हाल होगा, समझ गए। नया नया लीडरशिप के साथ आएगा, नया जनरेशन होगा, तो वही बात करेगा। उसी तरह से आपके पास जितनी भी तरह का आपके पास इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, इस सबको कनेक्ट करो एक साथ, और उससे बेहतर से बेहतर अपना काम करने के लिए, जिसमें हैंडलिंग का बात कर रहे हैं तो वही स्टोरेज करना, शिपिंग करना, पैकिंग करना, प्रोसेस करना, रिसीव करने में हेल्प आपका होगा। तो ये चीज़ हो जाता है, राइट। अब इसके बारे में कहा गया है, सेम चीज़ कहा गया है, इन अ ब्रॉडर ऑपरेशन सिस्टम, ताकि सीमलेस यानी कि रुके ना, एकदम चलते रहे, काम आपका चलते रहे। ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में, दैट मटेरियल हैंडलिंग शुड अलाइन विद द प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर जो भी मटेरियल हैंडलिंग है ना, वो अलाइन होना चाहिए है ना, एक लय में चलना चाहिए, किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, इन्वेंट्री के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ अलाइन होना चाहिए। मतलब सर नहीं समझ आया, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन जैसे जैसे आपका बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप मटेरियल हैंडलिंग को भी उसी तरह से आपको बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप आपका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, जैसे कई सारा फैक्ट्री देखोगे कि फैक्ट्री जो है ना वही कार्य करने वाले, जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में जो लेबर लोग हैं 50 साल से काम कर रहा है, वो स्किल्ड वाले है ही नहीं। और प्रोडक्शन जब पहले 50 साल पहले चाहिए था, कोई मान लो, अब कैसे मैं समझाऊँ, जैसे मान लो 50 साल पहले आप 10 साल चल जाओ, पहले 10 साल से पहले क्या यूज़ करते थे, सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते थे, नोकिया का यूज़ करते थे, बटन वाला फ़ोन यूज़, कोई भी स्मार्टफोन आप नहीं यूज़ करते थे है ना, ना वीडियो चलता था ना और कुछ देखने को मिलता था। तो उस समय पे अलग अलग तरह का इंजीनियर है, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था है ना। लेकिन आज के टाइम पर आप देख लो इतना बड़ा खुल चुका है मार्केट, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है कि आपको पूरा सारे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी आप फ़ोन में आ चुका है ना, ऊपर से इतना सारा फंक्शन है। इसी वजह से देखो आज के टाइम पे नोकिया का हाल बहुत ख़राब हो चुका
है ना, सैमसंग उसके साथ अडॉप्ट किया, आपको रिक्रूट करना पड़ेगा ना, आपको अच्छे अच्छे इंजीनियर को रिक्रूट करो, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्रूट करो, आपको टाइम के साथ इवॉल्व करना है। तो उसी तरह मटेरियल जो हैंडलिंग कर रहे हो और प्रोडक्शन के साथ इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक करके सामान रखते हैं, तो स्टॉक सामान रख रहे हो तो उसको अच्छी तरह से आपको करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको सही ढंग से करना चाहिए, नहीं कि आप स्लो डिस्ट्रीब्यूशन करो, बहुत ही फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहा है, डिमांड आपका ज़्यादा हो रहा है और आप कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मशीन वगैरह हैंडलिंग या करने वाले जो इंसान है बहुत ही स्लो कर रहे हैं, तो आपको साथ में चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करा गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जीट, है ना, GIT बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम जो होता है ना, ये एक तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री बोले तो वही स्टॉक रखने का सिस्टम होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। तो इन्वेंट्री सिस्टम यानी स्टॉक रखने का सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स आर रिसीविंग फ्रॉम द सप्लायर ओनली एज दे नीडेड टू मिनिमाइज इन्वेंट्री। यानी कि जब मेरा, इसका मतलब होता है कि देखो आप समझ गए, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि सामान को स्टॉक करके रखना। तो ये हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, हम लोग मंगाते तभी है ना, नीड जब पड़ता तब मंगाते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री मंगाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी एक दुकान है, आप 1 जनवरी से मान लो 1 जनवरी में सारा सामान भर दिया। मान लो किताब का दुकान है, बहुत सारा किताब सेल करते हो, आपने सारा मान लो एक, आपको पता महीना में ना 300 मेरा बुक सेल होता, तो 300 बुक आपने ले लिया, है ना, अलग तरह का बुक ले आया, है ना, कुछ न्यूज़ के लिए ले आया, करंट अफेयर के लिए बुक ले आया, कुछ स्टैटिक जीके का ले आया, कुछ मैथ का ले आया, जो आप जैसा आपका स्टूडेंट हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाले तो ऐसा बुक रखोगे, 10th क्लास के तो 10th का क्लास का बुक रखोगे, है ना। 1 जनवरी और आपको पता है कि ये मेरा 1 महीना तक चलेगा, तो 30 जनवरी को आपका ख़त्म हो जाता है बुक, फिर ऑर्डर करना पड़ता है आपको पता। फिर लीड टाइम क्या होता है, जितना दिन में आपका, जब आप ऑर्डर करते हो जब आपका पहुंचता है, मान लो 5 दिन लीड टाइम है, यानी कि जब आज अगर आपने ऑर्डर किया तो 5 दिन के बाद आपका सामान आएगा। तो अगर 30 तारीख को आपका सामान खत्म होता है, आपको 25 में ही ऑर्डर करना पड़ेगा, कि पता है कि इस दिन 25 तारीख को अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो आज मैं ऑर्डर करके बोलूँगा कि हाँ मेरा 300 बुक फिर से भेज देना, ये बुक इतना खत्म और ले जाना। तो पता कि 5 दिन के बाद आपका ऑर्डर आएगा, गाड़ी वाला आएगा, बोले लो भाई इतना बुक आ गया। तो 5 दिन ये हो गया आपका लीड टाइम। क्या हो गया मेरा? लीड टाइम। लीड आपको लेके चलना पड़ता है कि मेरे पास अभी कितना बुक है, तो आपको पता है कि भाई मान लो लीड टाइम आप देखोगे कि मेरे डेली कितना सेल होता है, उस बेसिस पे देखोगे कि भाई डेली मेरा 10 बुक सेल होता है, तो क्या 10 बुक और मेरे पास है 5 दिन, तो एक दिन में अगर 10 बुक मेरा सेल हो रहा है ना, इंटू 5 दिन लीड टाइम, तो 50 बुक हो गया। तो जिस दिन आपके पास रहेगा कि अभी मेरे पास केवल 50 बुक बचा हुआ है, आप उसी दिन ऑर्डर कर दोगे, कि पता है कि 10 दिन के हिसाब से मान लो देखोगे, पहले मान लो कम हुआ है, दुकान बंद पड़ा, लेकिन हाँ जब से आप ओपन किए हो पिछला 5-10 दिन से देख रहे हो कि 10 सेल हो रहा है, तो आपको पता है कि 5 दिन मेरा लीड टाइम है, 5 दिन बाद आएगा, तो मेरे पास अभी 50 बुक है, तो मैं आज ऑर्डर अगर कर दूंगा तो 10 के हिसाब से 5 दिन में खत्म होकर 5 दिन के बाद मेरा ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी तरह से आप जब नीड पड़ेगा तभी, लेकिन हो सकता है कि आपका 1 जनवरी में ना अचानक बढ़ गया सेल और आपका एक दिन में 50-50, 100 लेने लग रहा है, तो जैसे 100 लेगा ना तो आप डायरेक्ट ऑर्डर करोगे और आ जाना चाहिए। तो देख रहे हो कि भाई आज ना मेरा 50 सेल हो गया, आप तुरंत ऑर्डर करोगे, लेकिन उसको आप ऐसा मैनेज करके रखोगे ना, फैक्ट्री को आप जहाँ से ऑर्डर किए उसको बोलोगे देखो भाई तुम 5 दिन तो टाइम लिया, लेकिन अगर मेरे को एक दिन में ही 100 बुक सेल होगा, तो मैं तुमको अचानक अगर मैं शाम को बोलूँगा इवनिंग में कि मुझे अगला दिन ही सुबह होते होते मेरे को 500 बुक चाहिए, तुम पहुँचा देगा? बोला हाँ भाई, है ना। वो बोलेगा आपको इस मालिक टेंशन ना लीजिए, आपको ना एक ही दिन में आपको पहुँच जाएगा बुक। तो ये होता है जिस्ट, इसी को होता है जस्ट इन टाइम। यानी कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये चाहता क्या ना कि हम लोग स्टॉक करके ज़्यादा सामान ना रखें। ये ऐसा दुकान है कि दुकान में डेली जो है ना, मान लो समोसा वाला है, डेली नहीं समोसा करना सही नहीं रहेगा, कुछ समझ लो बुक वाला ही है कि जाते हो वो रखता 5-10 बुक ही रखता है, और आप उसको बोलते हो कि भाई किसी दिन अगर 50 बुक हो गया तो कोई आप आइए तो सही, मैं आपको बताऊंगा। आप गए इवनिंग को और बोलेंगे कि कल मॉर्निंग में आऊँगा, मैं आपसे 500 बुक चाहिए, यही बुक चाहिए, कोई बात नहीं मिल जाएगा, तुरंत बात करेगा कि नहीं रातों रात पहुँचा दो। तो जस्ट इन टाइम में यही होता है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम को बना के रखना पड़ता। तो ये प्रोडक्शन में बात करता हूँ। प्रोडक्शन में क्या होता है, मान लो आईफोन बना रहे हो, आप डेली 1 मंथ में 1000 आईफोन का बनाते हो। अगर डिमांड जैसे होता है ना, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डेज चलता है, ग्रेट इंडियन सेल चलता है, और अचानक 1 महीना में आ गया 10,000 का डिमांड, सो वो ना उस तरह का इंजीनियर को रखता है, उस तरह का प्रोडक्शन हाउस को बना के रखा है कि अगर 1 महीना में 1000 की जगह में 10 शेयर बना रहे हैं ना, तो 10 शेयर बना के भी दे देगा। उसको कहा जाता है जस्ट इन टाइम। जब डिमांड बढ़ता है तो डिमांड के साथ ये प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर?
तो वही बात करा गया है यहाँ पे, वही बात करा कि मटेरियल हैंडलिंग को हम लोग को इन सब के साथ चलना चाहिए कि अगर मेरा ज़्यादा डिमांड बढ़ गया तो उस बेसिस में हमको ज़्यादा लोडिंग लिफ्टिंग करना पड़ेगा, इधर उधर सामान ले जाओ, सामान भरो, रिसीव करो, प्रोसेस करो, तो वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो वही कहा गया कि सिस्टम इंटीग्रेट मटेरियल हैंडलिंग विद द प्रोडक्शन टू अवॉइड ओवर स्टॉक टू डिले। वही बात करा गया कि ओवर स्टॉकिंग से बचने के लिए हम लोग ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखना चाहते, इसीलिए जिस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, डाटा इंटीग्रेटेड। हाँ, अब इसके लिए देखो दो तरह का सिस्टम का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे एक तो जिट समझ गए, एक कहा गया यहाँ पे WMS यानी कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक कहा गया है ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सबको मैं बताता हूँ। जिट समझ गए, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, WMS के बारे में। क्या होता है सर WMS, वो भी मेरे को बता दो। देखो WMS बेसिकली ना मैनेज करता है एवरीथिंग रिसीव टू स्टोर टू पिकिंग टू पैकिंग टू शिपिंग, मतलब कि ये एक तरह का क्या बोलो मैनेज करता है, मैनेज करता है ना, मैनेज करता है सब कुछ, सब कुछ मैनेज करता है। क्या क्या, मान लो कोई चीज़ आ रहा तो उसको रिसीव करने का काम मेरा रहेगा, इसको है ना, रिसीव से वो स्टोर में जाकर रखने का काम रहेगा, स्टोर से फिर उसको पिक करने का काम रहेगा, और पिक करने के फिर उसको शिपिंग करवा के ऑर्डर देने का काम रहेगा। तो सब कुछ ये मैनेज करता है, उसको कहा जाता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। वेयर हाउस में क्या आया है ना, उसके बाद क्या स्टोर में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, फिर उसको क्या पिकिंग करा जाएगा, फिर ऑर्डर क्या देना, सब कुछ। अब बार आ जाता है थर्ड नंबर। सर थर्ड नंबर क्या बोलता है, दैट इज कॉल योर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ये क्या बोलता है सर, इसके बारे में बताइए। तो डियर, जो मेरा ERP होता है ना, ERP ये क्या करता है, ये भी मेरा एक तरह का मैनेज करता है इन्वेंट्री को बाय प्रोवाइडिंग दी रियल टाइम विजिबिलिटी। रियल टाइम विजिबिलिटी बताता है मेरा कि रियल में कितना खपत हो रहा है, रियल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से वो मेंटेन करता अपना इन्वेंट्री को, अपना इन्वेंट्री को मैनेज करता ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम प्रोडक्शन। समझिए मेरी बात की नहीं, ये एक्यूरेसी का भी ध्यान देता है, इफिशिएंसी का भी ध्यान देता है, जिससे आपका कॉस्ट सेविंग हो सके। तो ये ध्यान देता है कि कितना आपको इन्वेंट्री में रखना चाहिए। तो आप देखा जाता पर बेसिस पे कि भाई आज इतना हुआ तो इतना मेरे पास इन्वेंट्री है कि नहीं। रियल टाइम बताता रियल टाइम इन्वेंट्री कितना है। जैसे ना आप जाके डेली जाके देखते हो वेयर हाउस में कि अरे आज देखो इतना बन रहा तो इतना माल है ना, कच्चा माल है कि नहीं, है ना। मान लो पकौड़ा बन रहा है तो आप कोई होटल है तो क्या बोलोगे, अरे इतना मैदा है ना, इतना चीनी है ना, इतना शुगर है कि नहीं, इतना सब कुछ है कि नहीं, बन जाएगा ना। अगर कुछ खत्म है तुरंत लेके ले आओ। तो रियल टाइम विजिबिलिटी को बताता है ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इफिशिएंसी हो और कॉस्ट भी इफेक्टिव काम हो, घाटा ना हो सिस्टम को। ठीक है, चलिए बाकी वही सब कहा गया। सिस्टम थिंकिंग ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन बैलेंस कोऑर्डिनेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर, चलिए फिर यहाँ जाता है मेरा ऑटोमेशन प्रिंसिपल का। अब ये क्या है भाई, ऑटोमेशन जैसे नाम से पता चल रहा है सर, ऑटोमेशन कहीं ना कहीं यहाँ यूज़ किया जाता है रोबोटिक्स वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेट रिपीड और लेबर इंटेंसिव आपका एक टास्क होता है ना, इंटेंसिव टास्क होता है टू इनहांस इफिशिएंसी एंड रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि इफिशिएंसी को बढ़ाने का, क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका होता है जिसमें लेबर है ना, लेबर को काम कम करना पड़े, या फिर बोल सकते हो रिड्यूस हो जाता है ह्यूमन का इंटरवेंशन, यानी हस्तक्षेप इंसान कम करता है, इंसान कम काम करता है। सिंपल सा बात है। कैसे करोगे आप, इंसान अगर कम काम करेगा, ऑटोमेटिक चलते रहे, इट मीन्स आप मशीन का यूज़ करो, रोबोट्स का यूज़ करो, है ना। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, देख सकते हो, यहाँ पे याद रखना कोलैबोरेशन, इसका यूज़ करते हैं, कोलैबोरेशन रोबोट का यूज़ करते हैं, रोबोट। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है कोलैबोरेशन रोबोट का मतलब, कोलैबोरेशन रोबोट का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल एक तरह का रोबोट को कहा जाता है कोलैबोरेशन रोबोट। अब ये इंडस्ट्रियल जो रोबोट है ना, ये काम कर सकता है, बहुत ही सेफली काम कर सकता है अलॉन्ग साइड द ह्यूमन इन दी शेयर वर्क प्लेस। मतलब ये ना काम कर सकता, वर्क कर सकता है अलॉन्ग ह्यूमन इन वर्कशॉप। एक ऐसा रोबोट है जो इंसान के साथ वर्कशॉप में काम कर सकता है और दोनों अच्छी तरह से काम करेगा।
जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हो बहुत सारा चीज़ आप देखोगे, कार में रोबोट लगा रहता है, रोबोट मेरा लॉक करता है। या आप देखेंगे कुरकुरे फैक्ट्री में आप देखे होंगे, या बोतल मेकिंग फैक्ट्री में देखे होंगे, बहुत सारा चीज़ जो है वो इंसान भी काम करता है, रोबोट भी चलते रहता है। रोबोट करने मतलब कि रोबोट मतलब ये नहीं कि एकदम ना ही हाँ चलेगा वही वाला। रोबोट कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटेड चल रहा है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऑटोमेटेड अगर फ़ायदा क्या हो जाता है अब इसका करने से, एरर कम होगा, क्योंकि कंप्यूटर है वो तो एरर बहुत से कम करेगा। हाँ कभी खराब हो अलग बात है, लेकिन कम, इसीलिए तो मिनिमाइज नहीं बोला हूँ, एरर होगा लेकिन कम होगा। स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, इंसान थक सकता है, वो थकेगा नहीं। कंसिस्टेंसी एक जैसा, अगर मान लो 1 घंटा में 100 बना रहा है तो बनाते रहेगा 100 घंटा। इंसान तो है नहीं कभी थक गया 4 घंटा 8 घंटा बाद, करते रहेगा। इसके लिए कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करो, रोबोटिक्स, क्योंकि हम लोग हैंडलिंग का बात कर रहे हैं तो कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। रोबोटिक्स आपका अलग अलग जैसे पैलेट्स हो गया ना, रोबोटिक्स पैलेट्स भी रहता है जिसके ऊपर बॉक्स वगैरह रख के ऊपर नीचे ले जाना आना में काम करा जाता है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, ये सब हो गया है ना, जिसको AVGs कहा जाता है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, है ना। ड्रोन जो होता है, ड्रोन आप देखो आज के टाइम पे कुछ बड़े बड़े जैसे चाइना हो गया, USA हो गया, उन सभी जगहों में ड्रोन से ना फूड आइटम भी मंगाया जाता है। एक हैंडलिंग का ही तो तरीका है, आपको खाना चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए तो ड्रोन से सामान को ले जाता। सोचो इतना आगे बढ़ चुका है ना। और इंडिया हम लोग कहाँ पे है। ऑटोमेशन रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखो हाँ इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पैसा तो लगेगा ही, रोबोट्स वगैरह लगा रहे हो तो पैसा तो आपको लगेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप ले आएँ तो आपको हर बार सैलरी देने का ज़रूरत नहीं है, वो काम करते रहेगा, फ्री में काम करते रहेगा। तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का आपको ज़रूरत पड़ेगा, बट डिलीवरी लॉन्ग टर्म सेविंग आपका हो जाता है और यहाँ से आपका लेबर का कॉस्ट बच जाता है ना। अब इन सभी जगह चीज़ों पे फिर आप अगर इंसान के नज़रिए से देखते हो कि सर इंसान तो बेरोज़गार हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। जब भी कभी भी इस तरह का मशीन आया है तो इंसान को बेरोज़गार तो किया ही किया है ना। लेकिन हाँ ठीक है भाई, प्रोडक्शन जब आप करते हो, जब फैक्ट्री चलाते हो तो आप चाहते हो कि सस्ता से सस्ता में हो सके ताकि उसको हम कम से कम पैसा में मार्केट में उतार सके, तो वो चीज़ें। एंड डाउन टाइम भी आपका कम हो जाता है ना। डाउन टाइम बोले तो जब आपका इंजन काम नहीं करता है। डाउन टाइम का मतलब होता है व्हेन द इंजन आर नॉट इन यूज। ह्यूमन मशीन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गया ऑटोमेटेड प्रिंसिपल। अब बात करा गया 9th नंबर में किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। आपको इन्वायरमेंट का भी तो ध्यान देना है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है। इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल हैंडलिंग, तो जो भी यूज़ करो आप देखो कार्बन इमिशन ना हो, है ना, इन्वायरमेंट को गंदा ना करे, पोल्यूशन वगैरह ना, ये सब ध्यान देना। रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग दी रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल, आप ऐसा मटेरियल का यूज़ करोगे जो रीयूजेबल हो, है ना। जैसे आपका बीन्स का यूज़ करो कचरा वगैरह को फेंकने के लिए। रिसाइकल पैलेट्स का यूज़ करो, जैसे पैलेट्स में अभी मैंने बात करी था लकड़ी का यूज़ कर रहे हो, लकड़ी का रहता है पैलेट्स, है ना, जिसके ऊपर लेके देखो वुड का बना हुआ, वुड का। तो इसका फ़ायदा ये है कि टूट फूट गया तो फिर से आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टूट फूट गया तो, है ना। अब प्लास्टिक का यूज़ करोगे उसको फेंक दोगे, सड़ेगा नहीं तो दिक्कत आएगा, इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है ना। वैसे ये सब गाइडलाइन होता है जो गवर्नमेंट जो है पास करती है कि आप ऐसे ही चीज़ों का यूज़ करना है जो कार्बन इमिशन भी ना करे, इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंक्लूड करा गया कन्वेयर बेल्ट, रोबोट्स। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे है ना, ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इक्विपमेंट टू लोअर फ्यूल कंजप्शन। आप ऐसे मतलब कम से कम रूट, लंबा रूट नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा घूम के जा रहा है, उसकी वजह से तेल का खपत कम होगा, क्योंकि तेल जहाँ जलेगा वहाँ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ वो जलने के बाद धुआं छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कम से कम हो, इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। फ्यूल भी अगर आप वो फ्यूल यूज़ करो जिससे इमिशन कम से कम हो, है ना, पोल्यूशन इमिशन कम हो। इसके अलावा एम्प्लॉय एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट का यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक का यूज़ करो आप, ऐसा फोर्क लिफ्ट का यूज़ करो जो इलेक्ट्रिक से चले। जैसे आज के टाइम में देखो पूरा वर्ल्ड में हर कोई बाइक रहे, कार्स रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहा है, कार्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिससे क्या हो रहा है एटलीस्ट उससे पोल्यूशन कम होगा, है ना, पोल्यूशन कम हो। सोलर से चलने वाला का यूज़ करो, और जो भी यूज़ करो रिसाइकलिंग होना चाहिए, बार बार यूज़ किया जा सकता है जिससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कम पड़े, ठीक है। फिर बात करें लाइफ साइकिल कॉस्ट प्रिंसिपल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है क्या, और बेसिक किसी का कितना लाइफ है, तो इसमें हम लोग एवल्यूट करते हैं, पता लगाते हैं, है ना। क्या पता लगाते हैं, पता लगाते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ओवर देयर लाइफ टाइम, कि एक मशीन अगर ले रहे हैं तो कितना काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेबर मैंने रखा, एक लेबर को मैं हर महीना 10,000 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है। एक लेबर को मैंने 10,000 दिया, 10,000 दिया, और ये मान लेता हूँ कि एक लेबर को मैं
सपोज करो कि इससे मैं 1 साल काम करा होता, कितना काम कराता हूँ, 1 साल काम करा। अब मान लो 1 साल अगर मैं काम करवा रहा हूँ और 10,000 के हिसाब से इसको मैं सैलरी देता हूँ, तो 12 इंटू 10 यानी कितना मुझे देना पड़ेगा, 1,20,000 इतना मुझे लगेगा, 1,20,000 इसको सैलरी देना पड़ेगा। अब अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूँ उसका कॉस्ट कितना है, तो मान लो एक मैंने मशीन खरीदा उसका लगा मेरा 10 लाख रुपया, 10 लाख रख गया। अब इससे मैं अगर काम करवाऊँ तो मेरा 1,20,000 में काम हो जाए, लेकिन यहाँ तो मेरा 10 लाख लग गया। तो ये 1 साल में पैसा मेरा वसूल तो नहीं होगा। अब 1 लाख के आसपास अगर इसका खर्च लग रहा है ना, खर्च अगर लग रहा है तो ये कम से कम मेरा 10 साल चलना चाहिए। अगर 10 साल चलेगा तब जाके कहीं ना कहीं उसके बाद, क्योंकि 1,20,000 तब जाके कुछ मेरा प्रॉफिट होगा। और पता चल रहा है कि 10 साल लेके मैंने रोबोट या जो भी मैंने खरीदा ट्रक वगैरह, वो 5 साल में ही ख़राब हो जा रहा है, 5 साल में ही ख़राब हो जा रहा है, तब तो घाटा हो गया। 10 लाख मैंने लिया, हर साल मेरा 2 लाख का खर्चा पड़ा। उससे अच्छा तो मैं 10,000 में रख लेता लेबर को, तो उससे मेरा पैसा बच जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5-6 लाख के आसपास खर्च होता है, यहाँ 10 लाख लग गया। यही है लाइफ टाइम में, उस पूरे लाइफ टाइम में कितना मेरा वो फ़ायदा दे रहा है नहीं दे रहा है, इसको हम लोग हर एक जो भी कोई सिस्टम लगाते हैं, जैसे आज के टाइम में हम लोग कोई लेते हैं ना, कार लो, सिंपल कार, तो कार का मेरा 8 लाख पड़ रहा, और कोई लेता EV वाला कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कार आज के टाइम में मान लो मेरा 14 लाख में, यानी आप यहाँ पे कितना दे रहे हो, लगभग 6 लाख रुपये आप दे रहे हो कि इलेक्ट्रिक, यानी चार्ज करके चलाओगे। अच्छी बात है, चार्ज के लिए आपका पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो लेगा ना। आप मान लो घर में आकर चार्ज लगा रहे हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगा, चलो मैं फिर भी 0 मान लेता हूँ, लेकिन आपने 6 लाख रुपया केवल और केवल इसलिए भरा पेट्रोल से बचने के लिए। अब आप ये देखोगे कि भाई मैं कितना चलाता हूँ। आप मान लो महीना भर में कार को चलाते हो, डेली जाते हो, आने जाने में 1 लीटर का तेल जलता है, 50 मान लो 500 रुपये का तेल जलता है। जबकि ऐसा नहीं होता कि डेली ही इतना आदमी कार चलाता है, आदमी तो खरीदता है फैमिली के लिए, या आसपास अगर ऑफिस रहा तब, नहीं तो अगर थोड़ा दूर रहा ना 40-50 किलोमीटर, तो बाइक से आदमी जाता है, डेली वो कार लेके नहीं जाएगा। हाँ VIP रहा अलग बात है, कि आप CM हो तो बात अलग है ना, तब तो गवर्नमेंट देती है, तब क्या ही सोचना है। या गवर्नमेंट अगर आप JEI बन जाते हो तब तो गवर्नमेंट देता है, अगर आपको व्हीकल दे रहा है तो, राइट। इन जनरल हम लोग कहीं घूमने उमने के लिए या कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ तभी लेके चलते हैं। तुम खुद बताओ पूरा महीना में हम लोग कितना ही तेल खपत करेंगे, 5,000 का। 5,000 मैंने बहुत बोल दिया, 5,000 का तेल नहीं खपत, फिर भी मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब 5 इंटू 1 साल में कितना लग जाएगा, 12×5 = 60,000 का 60,000 का आप तेल खर्च कर रहे हो पेट्रोल। अब अगर आप मान लो कि आप कितना दिन चलाओगे कार को, 5 साल चलाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, 5 साल है ना, 5 साल चलाओगे तो कितना, 5×6 = 3 लाख। 3 लाख रुपये 5 साल में, 3 लाख रुपये केवल आपका खर्च हो रहा पेट्रोल, और यहाँ पे आप दे रहे हो 6 लाख। क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 5 साल के बाद, चलो अगर आप 10 साल भी चलाएंगे तब जाके, 10 साल अगर आप चलाते हो ना, और मैंने 5,000 तेल माना, जबकि 5,000 का खपत नहीं करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा किसी महीना हो सकता है आप केवल 2 बार बाइक, मान लो कार हो सकता है कि किसी महीना बिजी हो, तो आप 2-3 बार केवल निकला तो 1,000 रुपये में काम बन गया, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो समझ लो 10 साल चलाओगे, मिनिमम 5,000 के साथ रगड़ के चलाओगे, तब आपका 6 लाख आएगा, तब जाके ये मेरा वसूल होगा। अब मतलब आप पूरी तरह से इसको वसूल कर पाओगे। अगर आप 1,000 रुपया खपत होता है तो मतलब 1 साल में 12,000 रुपया। अब 12,000 यानी 10 साल में आप लोग 1 लाख रुपये का तो पेट्रोल जला रहे हो, आपने 6 लाख रुपया लगा दिया, तो बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके क्या फ़ायदा। तो ये बस आप लोग को बेवकूफ़ बना जाता मार्केटिंग करके। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता है लाइफ साइकिल। ठीक समझ गए, यहाँ पे पूरा समझा दिया। चलो 2-3 एग्जांपल लेंगे। तो कंसिडर नॉट जस्ट दी परचेज कॉस्ट, ऑल्सो द मेंटेनेंस। और साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि मैं खरीद लिया उस मशीन का, मैंने मेंटेनेंस, मान लो भारी भरकम मशीन है उसके लिए मेंटेनेंस रखना करता पड़ा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, इस डिस्पोजल भी कॉस्ट लगता है, उसमें कोई इंसान को आकर रखना पड़ता है, जिस जगह पे लग रहे हैं उसका रेंट रखना पड़ता है कि मशीन आप लियो, मशीन के लिए रेंट दो, उस घर को इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, एक आदमी रहेगा जो उसका देख रेख करेगा, सारे कॉस्ट को हैंडल करोगे तब देखोगे। फिर उसका देखोगे क्वालिटी कैसा क्वालिटी बना के दे रहा है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट मेरा दे रहा है या नहीं दे रहा है, इनिशियल कॉस्ट जितना लग रहा है टाइम के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसका धीरे धीरे आपका क्वालिटी घटते जा रहा है ना। ये पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद मुझे मेंटेनेंस करना पड़ता, कितना मेंटेनेंस में खर्च लगता है ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि भाई 6 महीने का बहुत मेंटेनेंस आपका सर्विस में ही लग जाएगा 15-2 लाख रुपया, है ना, ऐसा आप देखोगे। रिपेयर कॉस्ट कितना लगता है, डाउन टाइम कितना रहता है, मान लो कोई मशीन है जो ओवर हीटिंग की वजह से काम नहीं हो पाता तो वहाँ पर मेरा घाटा है। इन सब चीज़ को आप देखते हो, उसके बेसिस पे लाइफ साइकिल डिसाइड करते हो। ये लाइफ साइकिल का प्रिंसिपल होता है। फिर बात यहाँ पर करा गया है
फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल का। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, है ना, यानी कि बेसिकली बात करें क्या कहाँ कहाँ पे इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, एकोमोडेट, है ना, समायोजित कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो देखो कोर इसका फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल का क्या बोला गया है, इंश्योर दैट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कैन अडॉप्ट टू चेंज इन ऑपरेशन। आप अलग अलग काम इससे करवा सकते हैं ना, ये तो नहीं कि एक ही काम के लिए है ना। अगर मान लो किसी आपका फोर्क लिफ्ट है, उससे लिफ्ट एक तरह का बॉक्स को ही ले जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं मुझे ना कोई सर्कुलर आपका इस तरह का कोई लोहा है उसको ले जाने का तरीका है उसका, नहीं उसके लिए तो आपको दूसरा आपका चाहिए फोर्क लिफ्ट। जैसे यहाँ पे ट्रक दिखाया ना, इस ट्रक से मान लो आप क्या करोगे, सर्कुलर कोई मुझे लोहा लेके जाना, बोले नहीं सर्कुलर तो नहीं जाए, केवल बॉक्स ही जाएगा। तो फिर बोलेंगे भाई साहब ये तो मैं 10 मशीन खरीदूँ क्या, नहीं, लेकिन बोलेंगे नहीं कंटेनर है, बहुत सारा कंटेनर जिसके ऊपर रख के जाया जा सकता है, बोले हाँ वैसा मशीन को लो। तो आप उस तरह से चीज़ों से भी बचते हो। तो अलग अलग आपका वो एडप्ट कर सके सिचुएशन को और वहाँ भी काम आ जा सके। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम एकोमोडेट चेंज इन प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्शन वॉल्यूम, कस्टमर डिमांड, कि भाई ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा अगर डिमांड चाहिए तो ये लोड ना झेल पाए, लिफ्टिंग ना कर पाए, मेटेरियल हैंडलिंग ना कर सके, तो अलग अलग मेरा कर सके, समझ गए। ये मेरा मॉड्यूलर एंड स्केलेबल इक्विपमेंट अलाउ दे ईजी रिकन्फिगरेशन एज नीड इन्वॉल्व, मतलब आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको रिकन्फिगरेशन कर सकते हो, यानी कि घटा बढ़ा सकते हो कि ज़्यादा लोड चाहिए तो ज़्यादा कर लो, छोटा बड़ा कर लो, है ना। इसके अलग अलग जैसे आपका मॉड्यूलर आपका कन्वेयर सिस्टम हो गया, जैसे देखो ये कन्वेयर है ना, ये हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा इसको पता है छोटा भी बड़ा भी कर सकता है। छोटा जगह के लिए अगर आप कर रहे हो तो देखो ये मान लो यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पूरा चेन साइकिल ये बनते रहता है, एकदम पूरा ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा हेल्प करता है, मेटेरियल हैंडलिंग में। इसको छोटा करना छोटा कर दो, बड़ा करना बड़ा कर दो। अगर आपको ज़्यादा भारी मटेरियल चाहिए, जिस भी तरह का मटेरियल है ना, भारी से भारी कम है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, हर जगह भी यूज़ आ जाता है, तो ये होना चाहिए। फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस वाटर प्रूफ, और देखो फ्यूचर प्रूफ आपका ऑपरेशन हो सकता है। प्रिवेंट कॉस्टली आपका रीडिज़ाइन होना चाहिए, है ना, कि डिज़ाइन करोगे तो आपको पैसा ना लगे, और आपका एक तरह से फ्यूचर प्रूफ ऑपरेशन होना चाहिए कि आगे भी काम आए, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो जाए, है ना, कुछ दिन के बाद ये काम ही नहीं आएगा, है ना, समझ गए मेरी बात की। तो वो सब होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे फ़ोन बन रहा है तो आज के टाइम पे पता है कि मैं स्मार्टफोन बना रहा हूँ, कल चलकर इससे मैं अगर कोई और चीज़ बनाऊंगा तो क्या ये काम आएगा नहीं आएगा, या इसी के लिए लिमिटेड है, तो ये सब देखा जाता है। फिर सेफ्टी तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, इस पर आपको सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी होना चाहिए, इक्विपमेंट का सेफ्टी, मटेरियल का सेफ्टी। भाई सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि भाई आपका वर्कर को सेफ्टी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इक्विपमेंट भी सेफ्टी होना चाहिए। पता चले कि वर्कर आपका उतना एजुकेटेड है नहीं, ट्रेनिंग ले लिया, आपको इक्विपमेंट तोड़ दे रहा है, लाखों करोड़ों का आपका इक्विपमेंट होता है, मटेरियल आपका, इन सभी चीज़ें ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, है ना, कि इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर लाइक अलग अलग तरह का हम लोग गार्ड बना के रखते हैं, इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ देते हैं, है ना, अलग अलग तरह का जितने भी आपका इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ होता है। जैसे मान लो कभी अचानक आपका ऐसा ज़रूरत पड़ गया और इमरजेंसी पे आपको बंद करना है पूरा इंजन पूरा फैक्ट्री को, तो वहाँ पे इमरजेंसी शट ऑफ रहता है ना। इमरजेंसी शट ऑफ का होता है आपातकालिक शट ऑफ करना, है ना, कहीं आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तुरंत एक होना चाहिए अलग अलग ब्रांच जहाँ पे जाके कोई भी मशीन को बंद कर से तो पूरा का पूरा आपका ऑफ हो जाए सिस्टम, है ना, समझ गए। फिर प्रॉपर आपका साइनेज मतलब कि चिन्ह, अलग अलग तरह का चिन्ह होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए संदेश देने के लिए कि भाई देखो यहाँ पे आप जो है इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पे आपका फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ, अग्निशामक रखा हुआ, आग लग जाए तो यहाँ पे आपका एग्जिट पाथ है, यहाँ पे डॉक्टर है, ये सारा प्रॉपर साइन वगैरह होना चाहिए। समझ गए मेरी बात कि नहीं। हाँ, और गार्डरेल्स में से होता है कि रेलिंग वगैरह लगना चाहिए। रेलिंग नहीं होता कि यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ केमिकल है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, ये सब कुछ होना चाहिए एक इंडस्ट्री में, ताकि कोई भी काम अगर कर रहा तो गलती से किसी तरफ चल नहीं गया, ये सब होना चाहिए। रेगुलर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना, और जो भी आपका पोटेंशियल हैजर्ड्स है यानी कि जो खतरा है उससे बचने के लिए क्विक जो है वो काम करना चाहिए, कानूनन लीगल अपनाना चाहिए, ठीक है। ऑडिट मतलब देखा जाना चाहिए कि क्या चीज़ें सब कुछ सेफ्टी के साथ हो रहा है, कोई टूटा फूटा नहीं, कोई चीज़ पुराना तो नहीं हो गया है, वो आपका जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज आपका लीगल होता है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है या नहीं है, सबको सब कुछ सभी तरह का चीज़ें दिया जा रहा है कि नहीं, जो भी काम को वर्कर कर रहा है वो बूट्स है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। ट्रेनिंग सबको अच्छी तरह से करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है, विदाउट ट्रेनिंग तो किसी को काम नहीं करवा दिया गया है। मटेरियल हैंडलिंग सबको सिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, सेफ्टली कैसे ऑपरेट करना इक्विपमेंट को, ये सबको बताया गया कि नहीं। इन सब से क्या होगा
कि एक्सीडेंट जो भी रहेगा वो हम लोग प्रिवेंट यानी बचा जा सकता है। वर्कर को हम लोग इम्प्रूव करके मोरल भी इससे उसका इम्प्रूव होगा और आपका लीगल लाइबिलिटी भी कम होगा। लीगल मतलब तो कानूनी, है ना। अगर आप मान लो आप वर्कर का काम कराओ और कल आपने किसी का पैर तोड़वा दिया, किसी का माथा फुड़वा दिया, किसी का जान चल गया, तो आप प्रोडक्शन करते जाओगे कि कानून से लड़ते जाओगे कि आज मेरे फैक्ट्री में 2 आदमी का मौत हुआ, 4 हुआ, तो आप इसी चक्कर में रह जाओगे तो प्रोडक्शन क्या करोगे। तो पहले आप ये सब चीज़ों को करो ताकि किसी तरह का कोई लीगल चीज़ें ना हो और आप जो अच्छी तरह से काम अपना कर पाओ। ठीक है, सेफ्टी हो गया। फिर छोटा छोटा कुछ बाद आ जाता है मेंटेनेंस का और सिंप्लीफिकेशन का। मेंटेनेंस का कोर आइडिया ये है ना कि प्रोटेक्ट करना, मेंटेनेंस इंश्योरेंस है ना, रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस द अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। मेंटेनेंस मतलब आप टाइम पे अपना मशीन को मेंटेनेंस करो। ये नहीं मेंटेनेंस आपने किया ही नहीं है और अचानक आपका ख़राब है, इंडिकेशन दे रहा है, आपको वर्कर बोल रहा है कि सर इसमें गोली ग्रीसिंग वगैरह कराओ मशीन पे, आवाज़ करता अजीब टाइप से, पता नहीं कभी भी कुछ हो सकता है। आपने करी नहीं, जैसे बाइक होता, कार्स होता, आप नहीं करते हो, सर्विस नहीं कराते, गैरेज नहीं ले जाते हो, है ना। चल रहा बाइक चल रहा, आवाज़ कर रहा है, चल रहा, अचानक एक दिन क्या हो गया, आपका इंजन ही सीज करके जल गया। तो चलो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो कहीं बीच में कहीं फंस गए हो रात में, तब तो दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे हो जाता है कि मशीन ख़राब अगर हो गया तो बड़ा दिक्कत हो गया। अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, मैंने कहा ना, डाउन टाइम का मतलब होता है जब आपका काम ना होता है, मशीन जब आपका नहीं काम करता उसको कहा जाता है डाउन टाइम। ठीक है, तो वो चीज़ें रेगुलर, यहाँ वही कहा गया डिटेल एक्सप्लेनेशन करके, रेगुलरली आपको क्या करना है, चेक करना है ना, इंस्पेक्ट करना है इक्विपमेंट को और आइडेंटिफाई करना है वियर टीयर बिफोर फेल्योर अकर। फेल होने से पहले, कोई चीज़ खराब होने से पहले आप देखो कि हाँ भाई यहाँ पे लग रहा है कि दिक्कतें आ सकता है, वियर टीयर आ सकता है, तो उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके फिर उसको हम लोग उसको ठीक करेंगे, है ना। इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, शेड्यूल बना देंगे कि भाई यहाँ पे ये सभी मशीन पे काम है, जिसमें कोई चीज़ पार्ट्स ख़राब हुआ उसको पार्ट्स को बदल दो, नया लगा दो, कोई चीज़ रिपेयर करने का जरूरत है तो रिपेयर करवा दो, सारे इक्विपमेंट वगैरह को चेंज करा दो, है ना। यूज सेंसर और लॉट डिवाइस टू मॉनिटर इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्ट मेंटेनेंस नीड। आप कई तरह का आज के टाइम पे सेंसर लगा जाता है, सेंसर, है ना, तो अलग अलग तरह का सेंसर होता है, लॉट अलग अलग तरह डिवाइस होता है जो मॉनिटर करता है किसी का परफॉर्मेंस का, कि ये मशीन अभी ना इस परफॉर्मेंस का काम कर रहा था पिछला महीने, अब परफॉर्मेंस इसका घट गया है, यानी कोई ना कोई दिक्कत है ना। या फिर कई तरह का सेंसर होता है जो बताता है कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो उन सभी चीज़ों के बेसिस पे भी आप मेंटेनेंस को आप काम कर सकते हो। प्रॉपर अगर आप मेंटेन करते हो तो इससे वजह से क्या होता है, लाइफ जो होता है ना, लाइफ सबका सिक्योर हो जाता है ना, इक्विपमेंट का लाइफ भी बढ़ जाता है ना, और साथ ही साथ मेरा इफ़िशियंसी भी इम्प्रूव होता है। फिर लास्ट आ जाता है मेरा क्या, सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल। सिंप्लीफिकेशन का टारगेट ये है कि सिंप्लीफाई मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड एरर। आपको बिल्कुल ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स नहीं रखना कि किसी को समझ ही ना आए। ये 10 तरह का मशीन है, 10 तरह का कॉम्प्लेक्स है, 10 तरह का सिस्टम है, आप कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स में हर किसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, और कहीं भी अगर थोड़ा एरर आ जाएगा तो और खराबी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो जितना कम से कम आपका कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो उतना कम से कम मेरा आपका एरर यानी कि कमियां देखने को मिलेगा, गलती देखने को मिलेगा, है ना। इसके लिए क्या अवॉइड करना, अननेसेसरी स्टेप इन मूविंग मटेरियल बाय स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो। अब ये क्या होता है सर, स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो? स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो का मतलब होता है ग्रेजुअल अप्रोच दैट एन अचीव बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप। यानी कि किसी बड़ा काम को अगर आपको करना तो छोटे छोटे स्टेप में करो, होता ना। आप डायरेक्ट किसी एग्जाम को निकालना चाहते हो, ये नहीं कि चलो सो जाता हूँ, फॉर्म भर दिया, सो जाता हूँ, अच्छा अब एग्जाम जाने ना, अब क्या करें, हड़बड़ाने लगते हैं, नहीं तो गए और फेल हो गए। स्टेप बाय स्टेप कि भाई कितना सब्जेक्ट है, कितना पढ़ना है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, उसका आपने पूरा सिलेबस बनाया, फिर एग्जाम ओरिएंटेड आपने कंटेंट लिया, फिर उसको ढंग से पढ़ा, फिर एमटीसी की प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज बना रहे हो, और उसके साथ साथ आप कर रहे हो। तो इस बेसिस पे अगर आप करोगे तो सिलेक्शन आपका होने का चांस रहेगा। तो वही कहा गया। आपको एक तरह का क्या होता है ना कि आपको ये फील होगा, कई सारे इक्विपमेंट है, सिस्टम्स है जो कि ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हो। वो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा ईजी है, अच्छे तरह से मैं आराम से कर सकता हूँ। अंतर ज्ञान से जाना हुआ, है ना, अंतर ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है ना, और इक्विपमेंट और सिस्टम के लिए कि कैसे से कैसे इसको ऑपरेट ढंग से करना है। जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ जो है ना, मान लो कार चलाना नहीं आता, पता है कि मैं इंजन को स्टार्ट नहीं करूँगा, स्टीयरिंग को दबाऊंगा नहीं, एक्सीलेटर को नहीं दबाऊंगा, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता, फिर भी आपने क्या करा, जाके स्टार्ट कर दिया इंजन का, कार का, और अपने लगाया एक्सीलेटर दिया दबा के,
भागेगा आगे और भागेगा आगे और जाएगा जाके धप से, है ना, तो आपको नहीं करना। फॉर इंस्टेंट ऑटोमेटेड sorting सिस्टम रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन। देखो कई जगहों पे जहाँ पे पता है कि ऑटोमेटेड हम लोग सॉर्टेड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक sorting कर सकते हैं, छाटनी हम लोग आप रोबोट से काम करवा सकते हो, तो हमें वहाँ पे मैनुअल में हम लोग इंसान जाके क्यों हस्तक्षेप करेंगे फालतू का, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एरर भी रहेगा और अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिलेगा। तो जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा उतना कम एरर होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और यहाँ पे आप लोग को क्या होगा कि लोअर ट्रेनिंग का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ता है, समझ गए, क्योंकि ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सिंपल रहेगा तो ट्रेनिंग भी कम, टाइम भी कम, पैसा भी कम और काम भी अच्छा होगा। तो दीज ऑल आर बेसिक प्रिंसिपल विच इज़ यूज इन दी मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से कंप्लीट। अब जो सेकंड चैप्टर आप लोग का है दैट इज कॉल योर हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।